एक ऐसा चैप्टर जिसमें आईसीआई चाह के भी टफ क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। ऐसा चैप्टर जिसमें गिन के 5-6 कॉन्सेप्ट्स ही हैं। अगर याद कर लिया तो फुल ऑन फुल नंबर आएंगे और भैया बहुत कम समय में अच्छे नंबर आ जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। इस चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर वन शॉट में स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, बढ़िया तरीके से कम समय के अंदर अपन सारी चीजें कवर अप कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसका वेटेज जो है ना वो 6 मार्क्स का होता है और एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो होता है जनरली इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का होता है। 2 का ए सोगा का क्वेश्चन होता है केस स्टडी बेस्ड और 2 का बी जो होता है वो होता है हमारा कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन। 2 का सी जो है वो हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है। केस स्टडी आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिया नहीं है, देगा भी नहीं, चांसेस आर वेरी लेस। क्या ही देगा, सब कुछ तो थ्योरी है यहाँ पे। अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बिल्कुल आपके लिए वीडियो रेलिवेंट होने वाला है। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने की भी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे गिन के 5-7 कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को तुमको याद करना है। सिंपल, इस पे कोई सिलेक्टिव स्टडी करने का सवाल होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ही बहुत कम है। अच्छा अटेम्प्ट जनवरी 26 के लिए तो रेलिवेंट है ही, मई 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए भी ये बिल्कुल रेलिवेंट है, कोई समस्या नहीं है। आपको अगर मई 26 में लगता है सिलेबस चेंज हो गया है, द आंसर इज नो, कुछ चेंज नहीं हुआ है। को क्रक्स ये है कि कोई भी बदलाव नहीं आया है जनवरी 26 के मटेरियल में और मई 26 के मटेरियल में। सिर्फ एक शब्द बदला है पूरे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, सिर्फ एक शब्द हट गया है जो पहले जैन 26 के मटेरियल में हुआ करता था। वो कौन सा शब्द है वो मैं आगे आपको चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। अच्छा नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप में मिल जाएंगे। क्या लिख के यूट्यूब पे सर्च करना है ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार यूट्यूब में सर्च कर लेना इनकेस आपको नोट्स नहीं मिलता है तब। आगे बढ़ते हैं। सर मैंने बोला कि एक बार पूरे चैप्टर में बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, लॉ क्या है, उसके सोर्सेस क्या है। उसके बाद हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, लॉ कैसे बनता है, तुमको सिखाने की जरूरत है क्या? बट इंस्टीट्यूट ने बोला है कि तुमको पता होना चाहिए, है ना। हम तो सिविक्स पढ़ के आए हैं सर, बट फिर भी इंस्टीट्यूट चाहता है तुम एक बार दोबारा उनके मुंह से सुन लो, है ना। एनफोर्सिंग द लॉ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे आईआरएफ में, कि लॉ कैसे एनफोर्स होता है, लॉ इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, जो कि बहुत छोटा सा चुनिंदा है और भैया बहुत आसान है। नॉट सो टेक्निकल, टिपिकल, कुछ भी कह लो, बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाता है। मैं तुमको पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा, मेरे साथ साथ अच्छे से सुनते जाना है, बस भजन नहीं करना है। मैं जब कुछ कहूं तो साथ साथ में सुनते जाना है, अच्छी तरह से सुनोगे, तुमको सब कुछ मैं याद करवा दूंगा इसी लेक्चर के अंदर। डन सर। चलिए सर श्री गणेशाय नमः करते हैं और आरंभ किया जाए। देखो मैंने बोला कि सबसे पहला आता है कि भैया इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। लॉ क्या है, लॉ क्यों है, लॉ क्यों पढ़ना जरूरी है, पर्पस क्या है इस चैप्टर का, हिस्ट्री क्या है, लॉ कैसे आना स्टार्ट हुआ, इन सारी चीजों का एक बार छोटा सा हम क्या कहते हैं वो कहते हैं ना सीआईडी में क्या कहते हैं कि हम एक बार ना जांच पड़ताल कर लेते हैं कि ये सारी चीजें है क्या, है ना। चलो सर मैंने बोला कि देखो वाई टू रीड लॉ, इंस्टीट्यूट बोलता है वाई टू रीड लॉ। इंस्टीट्यूट कहता है तुम सीए कर रहे हो इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो सर। हमको सीए कर रहे हैं इसलिए लॉ नहीं पढ़ना है। हमको ना हमारा क्लाइंट जो होता है ना, हमारा क्लाइंट वो आएगा और बोलेगा अरे साहब मेरे घर पे ना रेड हो गई है, इनकम टैक्स वाले आ गए हैं रेड मारने, सर मेरे को बचा लो ना, सर जीएसटी वाले आके बैठे हैं बचा लो ना, सर मेरा ना हाई कोर्ट से रिफंड ला दो, जबरदस्ती टैक्स इन्होंने ले लिया, मैं टैक्स देना नहीं चाहता हूं, रिफंड ला दो। अरे ऐसे कोई भी मैटर्स हैं, तुमको अगर लॉ पढ़ना नहीं आएगा, तुमको एक्ट पढ़ना नहीं आएगा, तुम क्लाइंट से क्या डील करोगे, तुम कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे हायर कोर्ट्स में? आई क्या बात समझ में? इसीलिए बोला गया कि हम सीए कर रहे हैं इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी नहीं है, कि हमारे सिलेबस का पोर्शन है इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी नहीं है। लॉ इसलिए पढ़ना है कि हमारे क्लाइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे लीगल अथॉरिटीज के सामने, हमको लीगल अथॉरिटीज जो पढ़ के आए हैं उनका नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्या तुमको समझ में आया? वही बात है ना कि पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगा जब पुलिस को यह पता हो कि चोरी होती कैसी है। सही बोल रहा हूं? तो लॉ मेकर, लॉ जो इंटरप्रेट करके आपके ऊपर जो कानून थोप रहे हैं उनके सामने बात करना है तो कानून का पूरा आपको चिट्ठा पता होना चाहिए, है ना। तो देखो अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ सीए।
क्यों? क्योंकि सी फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है किसी भी लीगल मैटर में। हमको हमारे क्लाइंट को एडवाइस करना होता है बहुत सारे लीगल मैटर में, इसलिए हमको लॉ पढ़ने की जरूरत है। राइट सर? डन सर। फिर मैंने बोला पर्पस ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस पूरे चैप्टर का पर्पस क्या है? अरे एक बात मेरे को बताओ, क्या लॉ ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? लॉ ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? सर ये तो कंपलसरी है ना, कोई मनमानी थोड़ी है कि हमको बता दिया सरकार ने, देखो भैया ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस जो बोलेगा आपको वो ओबे करना है। ट्रैफिक सिग्नल भले रेड है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस बोलता है जाओ जाओ जाओ, तुम चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ये बोला सर, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया लॉ जो होता है ना, ये हमेशा कंपलसरी होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता। अब एक बात बताओ, कोई चीज अगर कंपलसरी है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छे से ऐसा होना चाहिए ना जो इक्वालिटी पे बात करे, जो फेयरनेस पे बात करे। तो 4 दोस्त जा रहे हैं सर, 3 दोस्त ले लेते हैं अपन, राजू, बाबू और श्याम। सर ये तीनों दोस्त ना एक टू व्हीलर में बैठ के जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा। ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला बाबू भैया आप ट्रिप से ही कर रहे हैं, तीन तीन लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, ये तो अलाउड है नहीं, ऊपर से आपने हेलमेट भी नहीं पहना है। बाबू भैया बोलते हैं अरे भैया मैं ऐसा है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। क्यों राजू, ऐसा ही सही बोल रहा है क्या? तो मैंने बोला कि सर ऐसा है कि लॉ का एक्सक्यूज आप दे सकते हो क्या? द आंसर इज नो। हमको लॉ का एक्सक्यूज देना अलाउड ही नहीं है। याद करो यूनिट 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद आ रहा है क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुमको लॉ नहीं पता, तुम्हारी गलती है, हम तो पेनल्टी लेंगे। तो पर्पस ये है, इंडियन का मतलब इंडिया, रेगुलेटरी का मतलब रेगुलेशंस, और फ्रेमवर्क का मतलब होता है मॉडल। तो ये चैप्टर हमको समझाएगा कि हमको ना एक सेट ऑफ सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस देगा जो गवर्न करेगा लोगों का कंडक्ट, गवर्न द कंडक्ट ऑफ पीपल इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। जब वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, भले वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे हो या बिजनेस रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स पे हो। समझ में आया क्या? ये है हमारा पर्पस है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करेगा जो गवर्न करेगा लोगों के कंडक्ट को, जब वो पर्सनल में है या फिर वो बिजनेस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं तब। राइट? अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला सर क्या हमको ये याद करने की जरूरत है? आज तक एग्जाम में कभी भी इंस्टीट्यूट ने इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं दिया है, बट किसी दिन सरकेगा और तुम्हारे पर ये बरसेगा। तुम्हारे कौन सा अटेम्प्ट है मुझे नहीं मालूम, बट इंस्टीट्यूट कभी भी ये सवाल बना के दे सकता है कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ लॉ। तो हिस्ट्री ऑफ लॉ को समझते हैं। पर्पस ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो आराम से समझ आ गया कि भैया यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है जो कंडक्ट करेगा लोगों के पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेशनशिप्स में उनके कंडक्ट को जो गवर्न करेगा, वो हमारा पर्पस है भैया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ लॉ क्या कहता है? देखो पहले के टाइम पे ना राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था। तो एक राजा थे जिनका नाम था हम्मुराबी। क्या नाम था? हम्मुराबी। नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो, किंग हम्मुराबी। तो किंग हम्मुराबी ने ना, भैया अब राजा है, उसके खुद की प्रजा है, उसकी खुद के लोग हैं, वो भी चाहेगा कि मैं इनको कानून दूं, मैं इनको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस दूं, इनके कंडक्ट दूं पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेशनशिप में। तो उसने क्या किया ना, कोड ऑफ हम्मुराबी बनाया। कोड ऑफ हम्मुराबी बनाया जो बोला जाता है ओल्डेस्ट लॉ है रिटन फॉर्म में, लिखित ओल्डेस्ट फॉर्म। एंशिएंट टाइम्स के हिसाब से ओल्डेस्ट फॉर्म जो है ना, कोड ऑफ हम्मुराबी, ये नाम तुमको याद रखना है, ये नाम तुमको याद रखना है। कोड ऑफ हम्मुराबी ओल्डेस्ट लॉ है जो रिटन फॉर्म में है। किसने बनाया? किंग हम्मुराबी ने बनाया। इसने क्या किया ना, इसने चतुराई दिखाई। अब उस समय तो पेन पेंसिल पेपर हुआ नहीं करता था, तो इसने क्या किया ना, इसने बड़े बड़े पत्थरों में ना अपने कानून गुदवा दिए। मतलब उनको छील छील के ना इन्होंने अपनी खुद की चाइनीज उर्दू जो भी भाषा है ना, जापानीज, उसमें इन्होंने खुद ही ने लिखवा दिया कि भैया ये जो है ना, ये कानून है। अब ये कानून लिखवा तो दिया, कहां पे? पत्थरों में लिखवा दिया। अब ये पत्थरों को अलग अलग जगहों पे रखवाया। क्यों रखवाया? ताकि जो भी आते जाते लोग हैं वो उन पत्थरों को देखें, उन पत्थरों पे कानून को पढ़े। अरे एक बात बताओ, सिर्फ पढ़ने से काम हो जाएगा क्या? राजा है, राजा बोलेगा मैंने ऑर्डर दिया, लोग फॉलो भी तो करें। राजा ने जजेस अपॉइंट कर दिए। किसको? जजेस को अपॉइंट कर दिया और बोला कि चलो देखते हैं कि ये जजेस का काम क्या है, हम देखेंगे कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। खत्म खत्म सर, खत्म। एंशिएंट लॉ की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ लॉ में बोला गया कोड ऑफ हम्मुराबी जो है ये ओल्डेस्ट लॉ है रिटन फॉर्म में।
किंग हामुराबी ने क्या किया, कार्व कर दिया इस कोड को बल्कि स्टोन स्लैब्स में, बड़े बड़े पत्थरों में इसको लिखवा दिया, है ना। उसने ऑर्डर दिया कि इनको अलग अलग जगहों पे रखवाओ ताकि पीपल में हैव नॉलेज ऑफ इट, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसने जजेस भी अपॉइंट कर दिया, ये देखने का काम है जजेस का कि लोग इसको फॉलो कर भी रहे हैं या फिर नहीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हम्मुराबी के बाद भैया आते हैं 450 बीसी में। बीसी मतलब सर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं सर, बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। तो 450 बिफोर मतलब जीसस के जन्म के 450 साल पहले जो है ना, एक सेट ऑफ लॉज वाज एंग्रेव्ड ऑन 12 ब्रॉन्ज टेबल्स इन रोम। अरे सर अब ये रोम कहां से बीच में आ गया? देखो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, बल्कि स्टोन्स में काम हुआ था, बट हमको तो एक ऑथेंटिसिटी चाहिए ना। बड़े बड़े पत्थरों में तुम गोदे जा रहे हो, उसको उठा उठा के जगहों पे रखे जा रहे हो, ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए 450 बीसी में ना रोम में क्या हुआ पता है? रोम में देखो ये लॉ प्रॉपरली बनाया गया, पहला लॉ बनाया गया जो फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड लॉ है। कोड ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं, मतलब लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो लॉ बनाया गया उसको बोलते हैं 12 टेबल्स। क्या बोलते हैं? 12 टेबल्स। ये 12 ब्रॉन्ज टेबलेट्स में बनाया गया। अब सर ये क्या है? अरे ब्रॉन्ज मतलब तो तुम जानते ही हो, ब्रॉन्ज मतलब सर मेटल, ब्रॉन्ज मतलब मेटल। अब टेबलेट्स मतलब होता है फ्लैट मेटल्स। ये फ्लैट मेटल्स है जिसके ऊपर ना कानून लिखा गया, फ्लैट मेटल्स के ऊपर कानून लिखा गया और जिसको बोला गया 12 टेबल्स। सर ये पहला मोस्ट डिटेल्ड कोड ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब ये बहुत डिटेल में है। देखो जजमेंट ऑन डेप्थ कैसे मिलेगा तुमको मैं दिखाता हूँ। देखो फ्यूनरल राइट्स कैसे होंगी, है ना, मैरिज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पनिशमेंट, यहाँ पे देखो पब्लिक लॉ, लॉज ऑफ इंजरी, ऐसा पूरा पूरा ना इन्होंने बना दिया। अच्छा लोग आते थे, लोग पढ़ते थे, अरे देखो देखो ये लॉ है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ऐसा बोल के बोलता था। एक मित्र दूसरे मित्र को कंधे में डाल के लॉ पढ़ा रहा है, बताओ तुम लोग भी ऐसा करते हो क्या? इसको एजुकेशन ट्रांजेक्शन बोलते हैं कि भाई देख तू ना जीएसटी पढ़ ले, मैं इनकम टैक्स पढ़ लेता हूँ, दोनों एक दूसरे को वार्तालाप सवाल जवाब कर लेंगे, दोनों का एजुकेशन ट्रांजेक्शन होगा, फायदा दोनों का होगा। तो यहाँ हिस्ट्री ऑफ लॉ में 450 बीसी में क्या हुआ, एक सेट ऑफ लॉज जो है ये एंग्रेव्ड कराया गया 12 ब्रॉन्ज टेबलेट्स में रोम में, जिसको बोला गया फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड कोड ऑफ सिविलाइजेशन नोन एज 12 टेबल्स। 12 टेबल्स, इसका पर्पस ये था कि ये प्रोटेक्ट करता था राइट्स ऑफ पब्लिक, लोगों के हक को बचाना इसका काम था। साथ ही ये रेमेडी देता था रॉन्ग्स के लिए, जो भी गलत हुआ उसके लिए ये रेमेडी बताता था कि देख भैया तेरे साथ गलत हुआ ना, तो ये सुनवाई तेरे को मिलेगी, ये तेरे को हर्जाना मिलेगा, ये तेरे को रेमेडी मिलेगी। आया बात समझ में? सर एक बार रिकॉल करें क्या? एक बार हिस्ट्री ऑफ लॉ आएगा तो तुम लोग लिख पाओगे क्या? बिल्कुल लिख पाएंगे सर। हम पर्पस ऑफ लॉ बताएंगे, हम बताएंगे कि भैया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पर्पस ये है कि वो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनिफॉर्म बनाना चाहता है जो गवर्न करेगा लोगों के कंडक्ट को जब वो पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं तब। फिर मैंने बोला आपको बोलना है कि कोड ऑफ हामुराबी ये क्या है सर? ये है ओल्डेस्ट लॉ जो रिटन फॉर्म में है। किंग हामुराबी ने बल्कि स्टोन स्लैब्स में इसको कार्व करवाया था, उसने बोला कि इसको जगह जगह पे रखवा दो ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले, और साथ में जजेस अपॉइंट किया जो इसका काम था ये देखना कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। इन 450 बीसी में जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 450 साल पहले यहाँ पे भैया 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स इन रोम में एक फर्स्ट मोस्ट डिटेल कोड ऑफ सिविलाइजेशन आया। अच्छा इसका नाम था 12 टेबल्स, ये भी तुमको ध्यान में रखना है, 12 टेबल्स। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सर? इसका पर्पस ये था कि ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगा फॉर रॉन्ग्स। क्लियर? डन सर, याद हुआ? आगे बढ़े। फुल कॉन्फिडेंस? हाँ सर। कॉन्फिडेंस हाई? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लॉ एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट? अरे बच्चा सवाल, व्हाट इज लॉ बताना चाह रहा है इंस्टीट्यूट हमको, हम तो लॉ के स्टूडेंट है ना, तो लॉ तो समझ लो, बोल रहा है इंस्टीट्यूट, तो भैया तुम बोलोगे लॉ क्या है? लॉ सर, लॉ ना सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज है। जैसा कि मैंने तुमको बोला लॉ इज नॉट ऑप्शनल, लॉ इज मैंडेटरी। तो ये क्या है? सरकार ने बना दिया, हमारी ड्यूटी है हम इसको फॉलो करें, हमारा ऑब्लिगेशन, हमारी लाइबिलिटी है हम इसको फॉलो करें। तो सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज किसने बनाया? सरकार ने बनाया। तो इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, क्यों बनाया? इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट क्यों बनाया? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। अरे लोगों के बीच में फेयरनेस रहे, वेलफेयर रहे एक दूसरे का, और भैया यहाँ पे जस्टिस मिले सोसाइटी में, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिले।
लॉ का डेफिनेशन एक बार याद करो, तो लॉ इज द सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज imposed by the government, क्यों? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। क्लियर है, आसान है, इजीली याद हो गया। अच्छा, एक लाइन और यहां पे बोलता है कि इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये मैंने तुमको समझाया ना, लीगल तो लीगल, फ्रेमवर्क मतलब मॉडल। इंडिया का जो लीगल मॉडल है वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री। सर ये क्या चक्कर है, ये क्या लाइन लिखी हुई है? अरे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी है भैया, तो 150 करोड़ के लिए एक अकेला कानून है। तो वो कहता है कि इंडिया का जो लीगल मॉडल है ना, उसमें सोशल लोग भी है। सोशल मतलब सर, सोशल मतलब तुम समझ सकते हो कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। अरे बच्चा है, उसको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा बनाओ, उसकी शादी तुम 10-12 साल में कर दोगे क्या? अगर ये कानून नहीं होता तो आज भी वो नाबालिग लोगों की शादी चली आ रही होती लीगली, वो भी तो लोगों की शादी रोक दी गई, बच्चों की शादी रोक दी गई। सोशल है। पॉलिटिकल मतलब सर करप्शन। अरे बिजनेस लॉ तुम पढ़ रहे हो, तुम इकोनॉमिक में बिजनेस लॉ आता है, सर पॉलिटिकल में हो गया तुम्हारा करप्शन को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, कि कच्चे का पैसा को पक्के में कन्वर्ट करने के लिए लोग अपना तरीका ढूंढने लग गए। सरकार ने एक्ट बनाया और बोला ये तरीका अगर कोई फॉलो करेगा उसको सजा मिलेगी। इकोनॉमिकल मतलब बिजनेस लॉ तुम पढ़ रहे हो भाई, ये बिजनेस लॉ इज इकोनॉमिक्स। तुम पढ़ रहे हो टैक्स, तो ये क्या है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो काम जरूरी है वो इकोनॉमिक हो गया। और कल्चरल, अरे भैया हर अलग अलग कल्चर है इंडिया में, हिंदू का अलग, क्रिश्चियन का अलग, तो हर हर कल्चर के लिए उनका खुद का लॉ है, उनके खुद के एक्ट्स हैं। हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो उनके लॉ को भी संभालते हुए लॉ यहां पे बोला गया कि इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना वो बहुत वास्ट है और डाइवर्सिफाइड है। इनका मतलब समझना है, लिख लोगे। 2 नंबर का इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था, ये दोनों लाइन आपको लिख के आनी थी, पूरे नंबर आपको मिलते, 1 मार्क्स, आधा मार्क्स भी आपका नहीं कटता। एक बार मेरे साथ दोहराओगे क्या? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। India's legal framework reflects social, political, economical and cultural aspect of our diverse and vast country। क्लियर है? डन है सर? हाँ सर, बढ़िया तरीके से डन है। 2 नंबर तुम्हारे जेब के अंदर। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, लॉ कैसे पास होता है, प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। सर सिविक्स की बात करें, 10th क्लास से पहले तुमने सिविक्स वगैरह पढ़ाई था, तो सिविक्स की बात करता है, ये बोलता है कि जब देखो यहाँ पे मैं तुमको पिक्चर से समझा देता हूँ। पहले ना प्रॉब्लम आता है, अरे पहले प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम जब तक नहीं रहेगा उसका सॉल्यूशन पे बात ही कौन करेगा? यहाँ बाबू, राजू और श्याम जा रहे हैं, प्रॉब्लम है कि 3 लोग जाएंगे, एक्सीडेंट के चांसेस है, हेलमेट नहीं पहनेगा, उसका ब्रेन अगर डैमेज हुआ उसकी लाइफ खराब हो सकती है। प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए लॉ बनाया जाता है। डाउरी दहेज प्रथा चले आ रही है, चले आ रही है, चले आ रही है, अरे लॉ बना दो, दहेज लेना दहेज देना दोनों बंद, दोनों इलीगल, दोनों अलाउड नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व है। ऐसे दहेज की बात निकली है तो मेरा तो ये मानना है कि भैया ये लड़का है जो कि हो तुम, ये लड़की है जो कि हो तुम। काय का दहेज का सिस्टम भाई, मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, बनाया किसने? मुझे ये बताओ, लड़की को लड़के की जरूरत है तो क्या इसको नहीं है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भैया लड़के को भी तो लड़की की जरूरत है, अगर लड़की को लड़के की जरूरत है तो फिट्टुस। भैया तेरे को मेरी जरूरत, मेरे को तेरी जरूरत, काहे का लेन देन का भैया, तू हमारे बिना नहीं चल सकती, हम तो हमारे बिना नहीं चल सकते, तो काहे का दहेज? मेरे को तो समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट। खैर चलो, मैंने बोला कि डाउरी की बात करें तो डाउरी तो हो गया सर, डाउरी लॉ बना दिया कि दहेज लेना बंद बंद कर दो। क्यों सर? प्रॉब्लम थी, दहेज नहीं मिलने पे मारपीट, ये वो क्या क्या होने लग गया था दुनिया में, पता नहीं। ट्रेडिशनल गांव जमाने में तो पता नहीं और भी बुरा हाल है ना? तो देखो सबसे पहले ना कोई चीज के ऊपर बात होती है, प्रॉब्लम के ऊपर बात होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया जाता है थ्रू अ बिल। भैया बिल आएगा कहाँ आएगा? हमारे पार्लियामेंट में, कानून बनेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में आ गया बिल। अच्छा, वो बिल के ऊपर क्या सामने वाले जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है, जिसने बिल प्रस्तुत किया, वो क्या अपनी मनमानी कर सकता है? द आंसर इज नो। भैया एमपीज एमएलए बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं स्टेट में, एमपीज बैठते हैं हमारे सेंट्रल में, तो ये लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं कि जो सॉल्यूशन लाया गया क्या वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होके वो पास हुआ। ये लोकसभा का डिस्कशन है, फिर क्या लोकसभा में होने से हो गया? नहीं सर, राज्यसभा में भी डिस्कशन चाहिए, यहाँ के भी लोग डिस्कशन करके पास करेंगे उस बिल को। उसके बाद भैया हमारी प्रेसिडेंट जो है ना, वो उसको एसेंट देती है, साइन करती है और बोलती है कि ठीक है अब इसको तुम बता दो लोगों को। ये तो हमने सरकार के अंदर अंदर आपस में बात करके लॉ लाया। अब
भैया लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, तो लोगों को बताने का तरीका है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ये सरकार का समझ लो एक कम्युनिकेशन करने का माध्यम है, राजपत्र कह लो हिंदी में। तो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में तुमने उसको बता दिया, अब ये तुमने बता दिया तो क्या लॉ पास हो गया? अरे नहीं, एक डेट, एक तारीख भी तो बताना पड़ेगा कि कब से लॉ आने वाला है। तुम बोलोगे कि कल से आएगा, तो ये तो बहुत शॉर्ट नोटिस हो गया ना। तो उसमें जो एक तुम डेट मेंशन करोगे, बोलोगे कि 1 अप्रैल, अगले साल 1 अप्रैल से ये लॉ आएगा, तो अगले साल 1 अप्रैल से आ जाएगा, लोग उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। जब जीएसटी आया था तो ऐसे ही हुआ था कि जीएसटी का डेट पहले से बता दिया, देखो जीएसटी इस दिन आने वाला है, तुम लोगों को टैक्स मैंने बता दिया है, तुम अपने सॉफ्टवेयर में आज से चेंजेस करना स्टार्ट कर दो, लोगों को तैयारी करने का टाइम मिल गया। तो डेट जो मेंशन होती है वही उसका इफेक्टिव डेट होता है, और वो इफेक्टिव डेट और जैसी नोटिफिकेशन आ गया, ये हमारा लॉ पास हो गया और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया, ये माना जाता है। आई बात समझ में? चलो, तो मैंने बोला कि ध्यान देना, यहाँ पे लॉ कैसे पास किया जाता है समझना। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो भैया ये प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट में। कहाँ पे? पार्लियामेंट में ही प्रपोज होगा, क्योंकि कानून वहीं पे बनाना है। अच्छा, ये प्रपोज किया गया, इसको बोलते हैं बिल। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बिल आया। बिल को हमने डिस्कशन किया, डिबेट किया, पास किया लोकसभा में। उसके बाद ये चला गया पास होने के लिए राज्यसभा में। भैया इतने के बाद पार नहीं पड़ेगी, हमको चाहिए एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सिग्नेचर, अप्रूवल को बोलते हैं एसेंट। क्या बोलते हैं? एसेंट। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहिए। फाइनली जब इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, पब्लिकेशन है ये सरकार का, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, इस पर नोटिफिकेशन डाल दो कि ये देखो ये लॉ आने वाला है। तुम बताओगे इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन, जो भी तुमने डेट मेंशन किया है नोटिफिकेशन में, वही उसका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। एक बार ये नोटिफाई हो गया और इफेक्टिव हो गया, इसको हम बोलेंगे ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। आई बात समझ? डन डना डन डन, क्लियर है? नॉट सो टेक्निकल, नॉट सो टिपिकल। पहले तो भैया प्रपोज करेंगे जिसको हम बोलेंगे बिल, फिर लोकसभा में पास, फिर डिस्कशन ऑन डिबेट और पास करेंगे लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास, फिर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद हम बताएंगे इसको नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया रहेगा, पब्लिकेशन है, उसमें एक डेट बताएंगे, वो उसी दिन से एप्लीकेबल होगा जो डेट नोटिफाई की गई है। वंस नोटिफाइड एंड इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर सर? आगे बढ़े सर? बिल्कुल सर। चलो, अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ की तरफ। सोर्सेस ऑफ लॉ देखो, कभी ऐसा ना इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में, ऐसा भयानक इंस्टीट्यूट ने ऐसा पैराग्राफ पैराग्राफ बना के रखा है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। तुमको लगेगा कि अगर सोर्सेस ऑफ लॉ पूछ लिया तो आंसर में लिखूं क्या? एक पन्ने का तो पूरा मॉड्यूल में पैराग्राफ भरा पड़ा है, कोई पॉइंटर नहीं, कोई बुलेट नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई है तुमको वही चीज याद रखनी है, और वही चीज एग्जाम में लिख के भी आना है। सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ आता कहां से है? सर, लॉ आने के ना 3 मेजर एरियाज है, 3 मेजर एरियाज। पहला बोलता है कि देखो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, संविधान में जो चीजें लिखी हुई है वो कानून बन गया। बिल्कुल सही बात है सर। हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, ये सब संविधान ही तो हमको पावर देता है, राइट? तो संविधान में जो है वो हमारा कानून है। दूसरा बोल दिया स्टैट्यूट्स या लॉज मेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज। अरे भैया, एक्ट्स। पार्लियामेंट क्या बनाता है? कानून बनाता है, एक्ट्स बनाता है। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग एक्ट बना हुआ है। पार्लियामेंट ने अलग एक्ट बनाया, स्टेट ने अपना अलग एक्ट बनाया अपनी चीजों के लिए। तो बोला गया कि जो चीज पार्लियामेंट में बनाई जाती है, एक्ट, स्टैट्यूट्स कह लो या लॉ, जो हमारे स्टेट्स बनाते हैं, वो भी सोर्सेस ऑफ लॉ है। और तीसरा ये बोलता है प्रेसिडेंट्स या फिर जुडिशियल डिसीजंस। अरे भैया एक बात बताओ, इंडिया में ए और बी का झगड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में केस पूरा लड़ा गया, अब इन दोनों के बीच में कोई सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, तो अगर कल को इंडिया में 10 साल बाद ऐसा ही कोई सिमिलर, बी, ए और बी का झगड़ा 10 साल पहले का है, अगर एक्स और वाई ने लड़ाई कर लिया, तो वो लोग क्या बोलेंगे? देख, ए और बी के बीच झगड़े में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, तो हमारा केस अगर कोर्ट में जाएगा तो भी यही फैसला आएगा। तो बस यहां बोला गया कि अगर किसी का झगड़ा हो जाता है और उस पर कोई चीज, अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो कल को किसी का भी झगड़ा हो, एक्स वाई का झगड़ा हो, जेड जेड और बी, जेड और सी का झगड़ा हो, किसी का भी झगड़ा हो, ये लोग बोलेंगे कि देख लो भैया, इस जजमेंट को देख लो, हमारे तरफ कोर्ट खड़ा है, अगर ये मैटर हम कोर्ट में लेके जाएंगे तो यही फैसला कोर्ट सुनाएगा, क्योंकि ए और बी में वैसा ही जजमेंट सुनाया गया था। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ कहां कहां से आता है। तो पहला बोल रहा है कि भैया संविधान है, फिर स्टैट्यूट्स मतलब एक्ट्स या फिर जो लॉज मेड बाय पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज। तीसरा बोल रहा है प्रेसिडेंट्स मतलब
हमारे जजमेंट्स, हमारे केस लॉस है ना, जुडिशियल डिसीजंस वेरियस कोर्ट्स में, और कुछ कुछ केसेस में एस्टैब्लिश्ड कस्टम एंड यूसेज को भी लॉ माना जाता है। सर कस्टम एंड यूसेज का मतलब होता है परंपरा। क्या होता है? परंपरा, या फिर हैबिट कह लो या फिर परंपरा कह लो, या फिर तुम जो है ना, मान के चलो एग्जाम्पल पे बात करूं तो मैं, 7 फेरे लेना, 7 फेरे ले लिया, सिंदूर भर दिया तो शादी हो गई। भैया ये चीज कहाँ है? हिंदू लॉ कहता है कि तुम अब पति पत्नी हो, तुम विवाहित जोड़े हो, ये कहता है ना हिंदू लॉ। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, या फिर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बोलता है कि अगर किसी ने 7 फेरे ले लिए, सिंदूर भर दिया, तो उनकी शादी हो गई, उनको कोर्ट में आके साइन करने का जो चक्कर है ना, वो करने की जरूरत ही नहीं। आई की बात समझ में? हाँ सर। तो कई दफा हैबिट्स, मैनर्स, परंपरा, ऐसी चीजों को भी लॉ माना जाता है, अगर सोसाइटी ने उसको आदत बना के रखा है, ट्रेडिशनली वो चला आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। डन सर, आई बात समझ? क्लियर है? तो लॉ के सोर्सेस क्या क्या है? पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया हमारा स्टैट्यूट्स या फिर हमारे लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, तीसरा हो गया प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस, कुछ कुछ केसेस में एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूसेज। अब देखो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि भैया जाहिर सी बात है, हम लोगों तक पहुंचाते, अरे हम वोट डालते हैं ना, वोट डालने जाते हैं ना, तो हम वोट डाल के एमपीज को सिलेक्ट करते हैं, हम एमएलएस को सिलेक्ट करते हैं। अब इन्हीं लोगों का तो काम है कहीं पे जाके अपना लॉ बनाना। एमपीज बैठते हैं हमारे सेंट्रल में, वो कानून बनाते हैं, एमएलएस वगैरह हमारे स्टेट्स में बैठते हैं, वो कानून बनाने में अपना योगदान देते हैं। हमने चुना है, इसीलिए बोला गया फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो देखो, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने जिनको भी चुना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, सेंट्रल वाला, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट वाला, फॉर वेरियस स्टेट्स मेक लॉज इन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। हमने जिनको चुना है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट में भी, स्टेट असेंबलीज में भी। जब लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो पूरे इंडिया में अप्लाई होगा या फिर किसी पोर्शन ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा? पूरे, अब ये सेंट्रल एक्ट है ना भैया, वहां पे दिल्ली में पास हो रहा है सेंट्रल एक्ट में, तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा या किसी एक पोर्शन में एप्लीकेबल होगा? बट अगर कोई लॉ पास किया गया स्टेट के द्वारा, तो कॉमन सेंस लगाओ, वो तो स्टेट में ही एप्लीकेबल होगा ना। लॉज पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव अप्लाई ओनली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट। छत्तीसगढ़ का कानून बनेगा, छत्तीसगढ़ के लिए एप्लीकेबल है, उड़ीसा में थोड़ी एप्लीकेबल होगा, या एमपी में थोड़ी एप्लीकेबल होगा। वैसे ही महाराष्ट्र का कहीं और थोड़ी एप्लीकेबल होगा, वो महाराष्ट्र में ही एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट। दूसरे बुलेट समझना, ये जो टिक्स है ना, इन टिक्स को ध्यान रखो। ये पैराग्राफ किसी एक चीज के बारे में बात करता है, इसीलिए एक सिंगल टिक के अंदर आ रहा है वो। पहला टिक था सोर्सेस ऑफ लॉ, 3 सोर्सेस। दूसरा टिक है इलेक्टिव, जो है हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो लॉ बनाते हैं। इंडिया का बनेगा भैया पार्लियामेंट में, और स्टेट का बनेगा स्टेट असेंबलीज में, विद इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा। तीसरा टिक बात करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये कैरेक्टराइज्ड है यूनिलैटरली टू फेडरल, मतलब अकेला कुछ नहीं करेगा गवर्नमेंट, 2 लोगों में पावर बटा हुआ है। फेडरल मतलब हो गया 2 लोग हो गया भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर बटा हुआ है, एक अकेले आदमी के पास पावर नहीं है कि वो कानून बनाए। पावर्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स, कोई झगड़ा ना हो बोल के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फेडरल कोर्ट जो है ना, ये एस्टैब्लिश हुआ था पहले के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एस्टैब्लिश हो गया था। फेडरल कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था, इसका जुरिस्डिक्शन जो है ना, ये एपिलिएट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी माना जाएगा। जुरिस्डिक्शन मतलब इसका दायरा, इसने जो बोल दिया वो फाइनल माना जाएगा। फेडरल उस समय टॉप हुआ करता था, बट बाद में फेडरल को ना रिप्लेस कर दिया गया इंडिया के करंट एपेक्स कोर्ट के द्वारा। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। टॉप कोर्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट को हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया टॉप कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट कितने साल तक चला था? 12 सालों तक। कितने केसेस उसमें गए थे? रफली 151 केसेस। क्या सर हमको ये याद रखने की जरूरत है? अगर याद रहता है, एग्जाम में लिख पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं लिख पाओ कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्लियर? पहला, अगर पॉइंटर्स में बात करूं, पहला पॉइंट हमने सोर्सेस ऑफ लॉ बोला, दूसरा पॉइंट हमने इलेक्टिव मेंबर्स के बारे में बात किया, तीसरा पॉइंट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया, जहां पे हमने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये भैया यूनिलेटरल से फेडरल हो चुका है, और पावर जो है सेंट्रल और स्टेट में बटे हुए हैं, राइट।
और फिर हमने बोला कि फेडरल कोर्ट जो है ना इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, इसने 12 सालों तक ऑपरेट किया, 151 केसेस देखे, बट बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तुम अपने मन से इन कीवर्ड्स को डालते हुए लिख के आओ, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट थोड़ी बोल रहा है पूरा मॉड्यूल का लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड मैच कर दो। अरे भैया तुम्हारा ये रेड जो है ना ये आंसर में आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी तुम आगे पीछे अपने मन से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा पॉइंट बोलता है संविधान के बारे में। समझना समझना, मैंने एकदम आसान कर दिया नोट्स में तुम्हारे लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 जो है ना ये हाईएस्ट लॉ है। फोरमोस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट। ये हाईएस्ट लॉ है जो डील करता है फ्रेमवर्क मॉडल विद इन विच हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये काम करता है, और लॉज बनाए जाते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरमोस्ट है। इसी इसी के फ्रेमवर्क के अंदर लॉज बनाए जाते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। ये ऑल्सो लेट डाउन करता है फंडामेंटल पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स रहेंगे ये उनको भी डिटरमाइन करता है। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा ये हो गया चौथा पॉइंट। और लास्ट पॉइंट आता है, लॉज इंडिया में जो होते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंडिया के सारे कानून इंटरकनेक्टेड है ईच अदर के द्वारा, फॉर्मिंग अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम, मिक्सचर। सर बटा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है मतलब सेंट्रल और स्टेट में इंटरकनेक्टेड है, बटा हुआ है मतलब मिक्सचर है दोनों का। द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि लॉ मेकिंग पावर जो है ना ये सेंट्रल और स्टेट में आप बांट दो। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के पास 3 लिस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, हमारे संविधान में 3 लिस्ट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ज्वाइंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ज्वाइंट लिस्ट। A matter would be become subject matter for the central or state depending on the list। सर ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना ये हमारा बात करता है लिस्ट के बारे में। तुम मार्क कर सकते हो, हाइब्रिड लीगल सिस्टम है जहां पे लिस्ट की बात होती है। सर ये लिस्ट का क्या चक्कर है? अरे तुमको सिंपल समझाऊं ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बोला कि जो लॉ बनाना है ना बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे मैटर्स में लॉ बनाना है। अब किसमें सेंट्रल बनाएगा, किसमें स्टेट बनाएगा, इसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम सभी को सारे काम बांट देता हूं। जो मैंने सेंट्रल लिस्ट में दिया है उसमें पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है कानून बनाने का। जो मैंने स्टेट लिस्ट में दिया है उसमें पावर सिर्फ स्टेट लिस्ट का है, और जो मैंने ज्वाइंट लिस्ट में दिया है उसमें दोनों मिलके कानून बनाएंगे। फॉर एन एग्जांपल देखो, सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो भैया डिफेंस की बात है, अरे आर्म फोर्सेस है, बैंकिंग सिस्टम है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, इस पे कानून सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बनाएगा। स्टेट की बात करें तो स्टेट का पुलिस, उसका ट्रेड, उसका एग्रीकल्चर, उसका इरिगेशन। और कंकरेंट की अगर बात करें तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब के ऊपर ना दोनों मिलके बात करेंगे, सेंट्रल भी और स्टेट भी। लिस्ट को थोड़ा और लंबा रखना है तो ये हमारा दूसरा लिस्ट हो गया भैया। कंकरेंट में देखो तुम, यहाँ पे हमारा हो गया ट्रेड, अडॉप्शन, सक्सेशन, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ है, लैंड, लीकर, दारू। दारू के ऊपर कौन बात करेगा? स्टेट बात करेगा, इसीलिए कुछ स्टेट्स दारू को अलाउ करते हैं, कुछ स्टेट्स दारू को बैन कर देते हैं कि दारू आनी ही नहीं चाहिए हमारे स्टेट के अंदर, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट है, उसका हक है भैया दारू पे कानून बनाने का। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सारी चीजें ना सर हमको ये याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन हमको ये याद रखने की जरूरत है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी चीजों को लिस्ट में बांट दिया और 3 लिस्ट हमारे पास है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ज्वाइंट लिस्ट। राइट सर, डन सर। मैटर बिकम सब्जेक्ट मैटर फॉर द सेंट्रल और स्टेट लॉ डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट। क्लियर है? हाँ सर। चलो सर एक बार ना मैं तुमको रिकॉल करा रहा हूं हमारे पास कौन कौन से इसमें पॉइंटर बने हैं। पहला पॉइंटर हमारा बना है, मेन सोर्सेस के ऊपर, जहां पे बात कर रहा है कि मेन सोर्सेस क्या है लॉ का। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वही लोग कानून बनाते हैं। इंडिया वाला जो है वो इंडिया में बनाएगा, सेंट्रल में एप्लीकेबल होगा, या फिर एक पोर्शन मतलब इंडिया टोटल इंडिया में एप्लीकेबल होगा या किसी पोर्शन ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और स्टेट वाला जो है वो भैया विद इन द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया जहां पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि यूनिलैटरल नहीं फेडरल है, दोनों में बात होगी, सेंट्रल और स्टेट दोनों में हमारा पावर बटा हुआ है। और फेडरल कोर्ट के बारे में बात होगी कि फेडरल कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, 12 साल इन्होंने ऑपरेट किया, 151 लगभग केसेस लड़े, लेकिन बाद में इसको सप्लीमेंट कर दिया गया या फिर रिप्लेस कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना ये हाईएस्ट लॉ है और इसने यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जिसमें ना
हमने पूरा पावर जो है ये बांट दिया सेंट्रल और स्टेट में। अच्छा, प्रोटेक्ट करता है ये राइट्स ऑफ द सिटीजन, पावर जो है बटा हुआ है, राइट। अच्छा, तीसरा बोल रहा है कि लॉ जो है इंटरकनेक्टेड है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम पे चलता है, सेंट्रल और स्टेट के पास लिस्ट दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और जॉइंट लिस्ट। और जो मैटर जहां पे डिसाइड किया जाना है वो उस लिस्ट में होगा, उसी के पास वो अथॉरिटी है कि वो उस पर काम करेगा या पावर है कि वो उस पर लॉ बनाएगा। क्लियर है? डन सर। तो अभी तक का हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने लॉ के बारे में पढ़ा, व्हाट इज लॉ, व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ लॉ। उसके पहले हमने हिस्ट्री ऑफ लॉ देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ चलते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम में कितने प्रकार के लॉ हैं, कौन कौन से वो हैं, और मैं अभी तुमको साथ साथ में वो चीजें याद भी करवा दूंगा। टाइप्स ऑफ लॉज की बात करें ना इंडियन लीगल सिस्टम में, तो समझना 4 प्रकार के लॉ तुमको याद रखना है। इंस्टीट्यूट एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है, एक्सप्लेन लॉ एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, ऐसा पूछ लेता है, या फिर एक्सप्लेन द इंडियन लीगल सिस्टम। 1.5 मार्क्स मिलेंगे तुमको ईच पॉइंट के लिए। तो अंदर की जो भी चीजें लिखी हुई है ना वो तुमको याद करनी पड़ेगी, एज इट इज लिख के आना पड़ेगा। मन से ठोकोगे तो इंस्टीट्यूट मन से एग्जाम में आपको मार्क्स देगा। क्लियर है? चलो मैं याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो टाइप्स ऑफ लॉज में पहला है क्रिमिनल लॉ। अरे भैया क्राइम है, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, लोगों के लिए झगड़े वगड़े हो गए, छोटे मोटे झगड़े, सिविल लॉ। कॉमन लॉ मतलब सर जजमेंट्स, याद है ना तीसरा पॉइंट सोर्स ऑफ लॉ में। तो जजमेंट्स जो है, जजमेंट्स के थ्रू भी लॉ बन के निकल के बाहर आता है, तो बस जजमेंट्स की बात कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस मतलब भैया अनफेयर मत करो, थोड़ा फेयर चीजों पे बात करते हैं, फेयरनेस पे बात करेंगे। तो अब इनको एक एक करके मैं तुमको समझा देता हूं, समझना। क्रिमिनल लॉ की बात करें ना तो ये पहले बोलता है कि क्रिमिनल लॉ कंसर्न्ड है, मतलब क्रिमिनल लॉ क्या चीज देखता है, कंसर्न्ड विथ pertaining to violations of the rule of law, मतलब अगर किसी ने कानून तोड़ा, किसी ने वायोलेट किया, रूल को तोड़ा, violations of the rule of law और public wrongs and punishment for the same। मतलब भैया अगर किसी ने कानून तोड़ा या पब्लिक रॉन्ग किया, आपस में झगड़े वगड़े किए, क्रिमिनल एक्टिविटी की, पब्लिक रॉन्ग किया, उस पे किसी ने वायलेशन किया, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसकी सजा भी सुनाऊंगा, एंड पनिशमेंट फॉर द सेम। मतलब क्रिमिनल लॉ कंसर्न है दो चीजों से, पहला वायोलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड, या फिर वायोलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न है उस पे पनिशमेंट देने का काम भी क्रिमिनल लॉ का है। तो क्रिमिनल लॉ कंसर्न है विद द वायोलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। वन शॉट है, मैं एक बार बोल के आगे बढ़ सकता हूं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कम समय में ज्यादा बार दोहराऊं, तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसे और तुमको याद हो जाए। क्योंकि तुम मन से लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला पॉइंट हो गया कंसर्न किस पे साथ है, क्रिमिनल लॉ कंसर्न है वायलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। दूसरा पॉइंट बात करता है सर ये गवर्न किसके अंदर किया जाता है। क्रिमिनल लॉ गवर्न करता है इंडियन पिनल कोड 1860 के साथ साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अरे सर अब ये क्या है इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? समझना, इंडियन पिनल कोड ना डिफाइन करता है क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका पनिशमेंट क्या रहेगा। अरे तुम एक कमरे के अंदर गए, तुमने देखा एक आदमी पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, रूम पूरा बिखरा हुआ है, तुमको दिख रहा है यहाँ चोरी हुई है, ये मर्डर है, तो ये कैसे पता चला? इंडियन पिनल कोड बताएगा क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी सजा भी क्या है। कि मर्डर है ना, 14 साल के लिए तुमको भैया कारावास। तो ये जो है ना ये पनिशमेंट भी कौन बता रहा है? इंडियन पिनल कोड बता रहा है। लेकिन जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना वो बताता है कि एग्जॉस्टिव प्रोसीजर क्या रहेगा एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। अरे पहले तुमने देखा कि ये आदमी लेटा हुआ है, मरा पड़ा है, चोरी वोरी भी हुई है, ये क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, पनिशमेंट क्या है, ये तो आईपीसी ने बता दिया। बट अब उसको सजा देने के बाद उसकी प्रक्रियाएं क्या है, पहले वो तिहाड़ जेल जाएगा, उसको खाना कैसे मिलेगा, उसका दिनचर्या क्या रहेगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का प्रोसीजर क्या है वो देखा है ना अपना, क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, जो कहता है हमारा सर्किट को मुन्ना भाई एमबीबीएस में, मे आई नो व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, ये वो कहता है अपना, नहीं क्या नाम था उसका, भूल गया यार उसका नाम। में वो चश्मा पहनता है बिल्कुल और उसको अपने सीधे प्रोफेसर को आके कहता है तुम कमेंट बॉक्स में डालना, मैं पढ़ने आता हूँ तुम्हारे कमेंट्स, हालांकि है ना। तो मैंने बोला कि एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सारी चीजें आती है क्रिमिनल लॉ के अंदर। कंसर्न एक बार देख लो, पहला पॉइंट बात करता है कंसर्न किसके साथ है, क्रिमिनल लॉ कंसर्न है विद
भैया क्यों, कौन सी चीज, वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। दूसरा पॉइंट बोलता है गवर्न अंडर आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सर ये ईयर हमको याद करना है क्या? द आंसर इज यस, तुम इसको याद कर लेना तभी तुमको पूरे नंबर अच्छे से मिल पाएंगे। सर कैसे याद करें ये ईयर्स वगैरह? मैं हमेशा कहता हूं कि तुमको सेक्शन नंबर्स याद करना है, तुमको ये ईयर्स याद करना है ना। द बेस्ट वे इज जब जब आईपीसी कहोगे ईयर साथ साथ में कहना, तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुमको याद हो गई चीजें। तुमने कभी पार्टनरशिप एक्ट का ईयर याद किया क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अलग ईयर ईयर बैठा था क्या याद करने? द आंसर इज नो। लेकिन कैसे याद हो गया? तुमने जब जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला उसका ईयर उसके साथ साथ में बोला। तो जब जब आईपीसी बोलोगे 1860 साथ में बोलना, जब जब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोलोगे 1973 साथ में बोलना। क्लियर है? अच्छा सर, तो मैंने बोला गवर्न अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तीसरे पॉइंट पे बात कर रहा है कि इंडियन पिनल कोड डिफाइन करता है, मतलब सर दोनों क्या क्या चीजें डिफाइन करता है, तीसरा उसके बारे में बात कर रहा है, और चौथा तो हमारा एग्जाम्पल हो ही गया कि भैया इंडियन पिनल कोड बात करता है क्राइम क्या है, नेचर क्या है, पनिशमेंट क्या है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बात करता है कि उसको एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर देता है कि उसको उस तक पहुंचाना कैसे है। एग्जांपल मर्डर, थेप, रेप और हमारा फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, सिविल सिविल लॉ की तरफ चलते हैं। ऐसा क्लैरिफिकेशन एक मैंने यहाँ पे दिया है कि जो हमारा ये इंडियन पिनल कोड है ना, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के साथ में, और जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ में। सर क्या हमको ये याद करना है? अभी तो जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने फिलहाल एप्लीकेबल नहीं किया, बट भविष्य में एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो है ना हमारे अमित शाह जी, इन्होंने ये 3 बिल्स को यहाँ पे रिप्लेस किया है। इसमें एक एविडेंस एक्ट भी है जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सिविल लॉ की तरफ चलते हैं। सिविल लॉ किस बारे में बात करता है? क्राइम की बात करेगा क्रिमिनल लॉ, भैया डिस्प्यूट्स, झगड़े की बात करेगा हमारा सिविल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट का वादा पूरा नहीं किया, क्या होगा? सिविल लॉ में केस होगा। तो ये बात करता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब ए और बी में झगड़ा हो गया, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी टू कंपनी झगड़ा हो गया, तो भैया सिविल लॉ में जाएंगे, जो डील किया जाता है अंदर सिविल लॉ। एनफोर्सेस द वायोलेशन, जैसे वहां पे वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था और पब्लिक रॉन्ग था एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम था, वैसे यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को वायोलेट किया। अरे एक बात बताओ, ए ने बी को बोला था मैं तेरे को माल दे दूंगा, बी ने सी को वादा कर दिया था कि मैं तेरे को माल दे दूंगा, गुड्स दे दूंगा, ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, माल दिया नहीं, बी ने सी को माल दे नहीं पाया, तो बी का तो नुकसान हुआ ना, रेपुटेशन का, रिलेशन का, पैसों का। तो बी जाएगा ना कोर्ट में भैया ए के ऊपर केस करने। बी का ये हक था कि उसको वो माल, उसको वो गुड्स मिले, और ए की ये ऑब्लिगेशन थी कि वो अपना काम पूरा करे। बट यहां इन्होंने दोनों वायलेट किया, ए ने अपना ऑब्लिगेशन वायलेट किया, बी का राइट्स वायलेट हुआ। तो सिविल लॉ में वायलेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को देखा जाता है थ्रू सिविल सूट, सिविल केस करके देखा जाता है। इसका प्राइमरी फोकस जो होता है ये डिस्प्यूट को सुलटाना होता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है रेदर देन पनिशमेंट। हम किसी को पनिश नहीं करना चाहते कि ए तूने ना अपना काम नहीं किया, बी का नुकसान हो गया, चल जा 3 महीने के लिए जेल, पनिशमेंट नहीं देंगे, हम झगड़े को सुलटाने पे फोकस करेंगे। कोर्ट का यहाँ पे नजरिया वैसा होता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा वहां पे आईपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, वैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देखेगा 1908। 1908 हमारा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1973 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और भैया 1860 है हमारा इंडियन पीनल कोड। क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ जो है ना ये गवर्न किया जाएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा में। फर्दर क्लासीफाई, अरे सिविल लॉ है इसको आगे भी क्लासीफाई किया गया है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली का लॉ, प्रॉपर्टी का लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट क्या होता है सर? सिविल रॉन्ग होता है। तुमको अगर याद हो ये शब्द तुमने एक और जगह पढ़ा हुआ है, कहां पे सर? यूनिट 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर के अंदर तुमने पढ़ा है कि माइनर्स आर लाइबल फॉर टॉर्ट्स। एग्जाम्पल याद दिलाऊं क्या? माइनर ने घोड़ा लिया था, घोड़ा अपने दोस्त को दिया, दोस्त ने घोड़ा दौड़ाया, घोड़ा मर गया, माइनर लाइबल हुआ। क्या याद आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे सिविल लॉ को भी क्लासीफाई किया गया है, फर्दर क्लासीफाई हमारा फैमिली लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, और प्रॉपर्टी लॉ वगैरह एक्सेट्रा लिख के आ जाना। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे? मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा वायोलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
08 और चौथा हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया कि इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है लॉ ऑफ टॉर्ट में, फैमिली लॉ में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉपर्टी लॉ में। याद हुआ क्या? डन सर, आगे बढ़ते हैं। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ मतलब जजमेंट्स, केस स्टडीज की बात करता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या फिर केस लॉज जो होते हैं ये कॉमन लॉ होते हैं। जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये बाइंडिंग है अपॉन द कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा तो वहां राम मंदिर ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाने का किसी को अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया नोट बदलो तो नोट बदल गए, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुद्दे पे कोई भी फाइनल जजमेंट दिया ना, उसके ऊपर अपील करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नीचे के सारे कोर्ट्स में बाइंडिंग होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 141। सर ये आर्टिकल क्या है? जैसे तुम एक्ट्स के अंदर सेक्शंस नंबर पढ़ते हो ना, सेक्शन नंबर्स पढ़ते हो ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल नंबर दिया होता है। तो तुमको आर्टिकल नंबर्स के थ्रू अपने लॉ को पता करना है, और ये आर्टिकल नंबर्स तुम याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं लास्ट में इसी नोट्स के एक समरी मैंने ऐड किया है, ज्यादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तुमको 3 आर्टिकल नंबर याद रखना है, हाई कोर्ट में तुमको 3 आर्टिकल नंबर याद रखने हैं। कौन कौन से आर्टिकल नंबर जैसे जैसे आएंगे वैसा वैसा रीड कर लेना, लास्ट में समरी याद कर लेना। डन सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो बाइंडिंग है अपन ऑल दी कोर्ट्स इन ऑल दी लोअर कोर्ट्स इन इंडिया आर्टिकल 141 के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, अरे भैया वो लैटिन टर्म, मुहावरे, प्रिंसिपल है। ये एक प्रिंसिपल है जो बोलता है कि भैया टू स्टैंड बाय दैट व्हाट इज डिसाइडेड। जो भी डिसाइड कर लिया गया है उसी के साथ आपको स्टैंड रखना है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो। और लास्ट पॉइंट बोल रहा है ये रीइंफोर्स करता है ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाते हैं, नीचे के कोर्ट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाया जाता है, या आसपास के सभी कोर्ट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे? फॉलो द सेम प्रिंसिपल या फिर जजमेंट जो प्रोवाइड किया गया प्रीवियस डिसीजंस में, पुराने केसेस में, पुराने झगड़ों में जो भी डिसीजन आया है उसी डिसीजन को आप आगे फॉलो करोगे अगर फैक्ट्स आर सिमिलर। आप अभी जो केस लड़ रहे हो या केस में सुनवाई आप देख रहे हो उसके फैक्ट्स एकदम सिमिलर है पुराने केस से, ऑन ऑल 4 लेग्स विद अर्लियर डिसीजन। उसके चारों 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 जो अपने क्या कहते हैं कुर्सी के चारों पैर है, चारों पैर सिमिलर है अपॉन प्रीवियस जो हमारा डिसीजन हुआ है। फॉर एन एग्जांपल भैया एक लड़का आता है, उसने देखा कि घर में सभी लोग सो रहे हैं, उसने वहां पे सबको क्या कहते हैं बेहोशी का वो सुंघा दिया, रुमाल सुंघाया, और उसके बाद जो है वहां पे लॉकर में जाता है, चोरी करके निकल जाता है। ऐसा सिमिलर अगर कहीं और दोबारा होता है तो वो कोर्ट यही ऑर्डर देगा जो पुराने कोर्ट ने दिया। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? एक बार रिकॉल करते हैं हमारा यहाँ पे कॉमन लॉ क्या बोलता है। कॉमन लॉ का मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या फिर केस लॉज ही कॉमन लॉ कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है अपॉन ऑल दी कोर्ट्स इन इंडिया आर्टिकल 141। फिर मैंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ये प्रिंसिपल है जो बोलता है टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, जो डिसाइड हुआ उसी के साथ तुमको खड़े रहना है। ये री करता है ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स का ऑब्लिगेशन को फॉलो करना है तुमको। कब? अगर तुम्हारा जो प्रीवियस डिसीजन, तुम्हारे सारे फैक्ट्स हैं वो सिमिलर है ऑन ऑल 4 लैक्स ऑफ द अर्लियर डिसीजन, तो आपको भैया पुराने कोर्ट ने जो फैसला सुना है वही फैसला अभी इस फैसले में भी, इस झगड़े में भी सुनाना है। क्लियर? कॉमन लॉ। अच्छा, चौथा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको मैं अगर बात करूं ना तो ये पूरी बात करता है फेयरनेस की। किसकी सर? फेयरनेस की या फिर इक्वलिटी की बात समझ लो। जरूरी नहीं है कि कानून में जो चीज लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। तो लॉ ने पावर दिया है कि हम इसको पहले बोलते हैं ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल, जस्ट जस्ट चिल बोलते हैं ना, जस्ट नेचुरल। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब पहले हम इसका नाम बोलते हैं कि भैया ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल, जो डील करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। बियॉन्ड रिटन लॉ मतलब अरे भैया हम अपना फैसला सुना रहे हैं लेकिन लॉ में जो लिखा है उसके बाहर जाके भी सुना रहे हैं। क्यों सर? हमारा अल्टीमेट फोकस है फेयरनेस पे, लॉ की भावना पे हमारा फोकस है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 चीजों पे बात करता है। सर एग्जांपल दोगे क्या? एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमसे बात करूं ना तो तुमको मैं अगर बताऊं तो सीए इंटर में आओगे तुम तो तुमको पता चलेगा कि सीए इंटर में ना एक जगह पे लिखा है
कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, मतलब सर ये तो सेंटेंस पढ़ने से गलत लग रहा है। सर मे बी फॉर्म्ड क्यों लिखा है? कंपनी शैल बी फॉर्म्ड लिखा होना चाहिए ना। अगर मे बी लिख दिया तो कंपनी तो हम दूसरी चीजों के लिए भी बना सकते हैं, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अनलॉफुल पर्पस भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा है क्या? द आंसर इज नो। बट लॉ में तो लिखा है मे, हम मे को यहां पढ़ रहे हैं शैल, हम मे को यहां पढ़ रहे हैं शैल, तो कोर्ट देखेगा भले लिखा मे है बट फेयरनेस, इक्वालिटी, जस्टिस मिलेगा इसको शैल पढ़ने पे। तो कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस ही कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। सर कोर्ट जब जानता है कि यहां गलती हो गई है तो कोर्ट मे को काट के शैल नहीं कर सकता क्या? ना, कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो एक्ट को, वो स्टैट्यूट को बदल सके। कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो एक्ट जो एक्ट्स है ना उसको कोर्ट नहीं बदल सकता। भैया वो तो पार्लियामेंट का काम है, वो पार्लियामेंट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। लेजिस्लेटिव की बात करें तो हमारा यहाँ पे लॉ मेकिंग बॉडी है, यहाँ पे लॉ बनता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे लॉ इंप्लीमेंट होता है। जुडिशियरी की बात करें तो लॉ यहाँ पे इंटरप्रीट होता है। और प्रेस, इसका काम तो भैया फेयरनेस की बात है, ये रिपोर्टिंग का काम करते हैं। मतलब जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, ये चारों पिलर को मैंने यहाँ पे समझाया है कि ये लॉ बनाते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं, ये उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रीट करते हैं। कोर्ट का काम इंटरप्रीट करना है। और ये प्रेस, मतलब सर सब चीजें सही से हो रही है कि नहीं, लोगों तक कम्युनिकेशन पहुंचाना, करप्शन तो नहीं है। ये हमारे 4 स्तंभ हो गए हमारे पिलर के, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी के। अच्छा, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको बोलते हैं जस्ट नेचुरल, जो डील करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। इसमें 3 चीजें तुमको ध्यान रखनी है। पहला, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सॉ। सर अब इसको कैसे याद करें? अरे एक बात एक बात बोलता हूँ, समझना मेरी बात को। तुम अगर 1908, 1873 है ना, 1860, 1973, तुम ये सारी चीजों को पंचायत करोगे, तुम यहाँ दिमाग लगाओगे, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सॉ को याद करने के लिए कोई मेमोरी टेक्निक ले लूं, कोई राइम ले लूं, कोई स्टोरी ले लूं, तुम पागल हो जाओगे। पूरे लॉ में अल्टीमेटली तुम इतनी चीजें बना चुके रहोगे कि तुमको ये तो याद आएगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, लेकिन ये लॉ है किसका वो याद नहीं है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? भैया मेमोरी कैप्सूल्स वहीं यूज करो जहां चीजें आसानी से याद हो जाए। वही बात है ना कि तुम कोई चीज कर रहे हो, एक्सेसिव तुमने कर दिया, वो तुम्हारे लिए हानिकारक है। फोन यूज करना इज गुड बट एक्सेसिव इज हानिकारक। तो वैसा ही मैंने बोला कि भैया इन चीजों को याद कैसे करोगे? दोहरा के, बार 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 रिपीट करके याद करना है। बुकिश लैंग्वेज, रिपीट इट, रिवाइज इट, द ओनली सॉल्यूशन। और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, फॉर एन एग्जांपल, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवे जयुर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर इसका मतलब क्या है? कृष्ण की जय हुई, कृष्ण ही, मतलब ये भगवत गीता के लास्ट में ये बोला गया है कि कृष्ण भगवान ने ही अपना सब कुछ भगवत गीता गाया सुनाया, कृष्ण भगवान को पूजो, ऐसा। वो सारी मीनिंग को छोड़ते हैं अपन एक बार। मैंने बोला ये संस्कृत का श्लोक मेरे को याद है कैसे? मैं जाहिर सी बात है इसको बोलता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वो तो बेस है, वो तो होना ही है। कोई भी चीज याद करने के लिए अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, बट सर रिपीटेशन, रिवीजन चाहिए, तभी वो चीज याद होगी। तुमको ये सारी चीजें याद करने के लिए बार बार रिवीजन, बार बार मल्टीपल रिवीजन जितना करोगे उतना तुमको वो चीजें याद रहेगी। मेमोरी टेक्निक्स वहां पे नहीं इस्तेमाल करना है, समझ में? वहां पे सिर्फ रिपीटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। तो मैंने बोला नेमो जुडेक्स इन कॉसा सॉ, ये एक प्रिंसिपल है जो बोलता है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या वो अपने आप के फैसले के लिए खुद ही को फैसला सुनाएंगे? द आंसर इज नो। तो भैया नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, है ना, इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडाइज, मतलब फेयरनेस के खिलाफ है, जस्टिस के ये रूल खिलाफ जा रहा है। दूसरा बोलता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अरे तो ऑडी गाड़ी तो तुम याद कर ही लोगे, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, अलट पलट, ऑडी अल्ट्रम पार्टल, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। अरे तुमने किसी को सजा सुनाना है, उसकी एक बात तो सुनो, वो कुछ कहना चाहता है, कहना क्या चाहते हो उसकी कुछ बात तो सुनो, तो अदर पार्टी को भी एक बार मौका दो। भैया निर्भया केस हुआ था, वहां रेपिस्ट को भी बोलने का मौका दिया गया था,
भैया 26/11 हुआ था, वहां भी बोलने का मौका दिया गया था कि तुम अपनी कुछ बात बोलना चाहते हो क्या, हियर द अदर पार्टी। फिर बोला गया रीजन डिसीजंस, मतलब जो भी फैसला कोर्ट सुनाना चाहता है सुनाए, कोई रोकेगा नहीं, बट उस पर कोई बेस तो होगा ना, कि कोई रीजन तो होगा ना ये फैसला सुनाने का। रीजन डिसीजंस तो मनमानी, अपनी मनमानी, मेरा मन करे चल तू 50 साल के लिए अंदर, ऐसा नहीं। कोई आपने कानून को पढ़ के आपने कोई जजमेंट दिया, आपके जजमेंट के पीछे कोई रीजन होना चाहिए, वो रीजन आपको देना है। रीजन डिसीजन आर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्लियर? तीन चीजें हैं सर। पहला यहां पे बोलता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सो, दूसरा ऑडी अल्ट्रम पार्टन, और तीसरा रीजन डिसीजंस। ये रूल्स है नेचुरल जस्टिस के। जजमेंट कैन ओवरराइड या ऑल्टर अ कॉमन लॉ। अगर किसी कोर्ट ने यहाँ पे कोई केस सुनाया है, कोई केस में सुनवाई दी है, हम उसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट स्टिल हम कभी भी ओवरराइड या चेंज नहीं कर सकते स्टैट्यूट को। मैंने एग्जांपल लिया था ना, मे को शैल कर दे, नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि भैया यहाँ पे जजमेंट जो है ये कॉमन लॉ को ओवरराइड फिर भी कर सकता है, बट इट कैन नॉट ओवरराइड या चेंज हमारा स्थिति। क्लियर है क्या? डन है क्या सर? चार हमने यहाँ पे अभी तक का चीजें यहाँ पे पढ़ी। हमारा क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल लॉ कंसर्न है वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ या पब्लिक रॉन्ग एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। इसका एडमिनिस्ट्रेशन आईपीसी और आईपीसी 1860 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में किया जाता है। आईपीसी बताता है, डिफाइन करता है क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है, बट क्रिमिनल प्रोसीजर उसका एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताता है उन पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने का। एग्जांपल मर्डर, थेफ्ट और हमारा फ्रॉड वगैरह हो गया। ठीक है, क्लैरिफिकेशन मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, सिविल लॉ की तरफ चले तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ये डील करता है सिविल सूट के थ्रू। वायोलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की ये बात करता है। प्राइमरी फोकस डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करना है रेदर देन पनिशमेंट। फिर भैया एडमिनिस्ट्रेशन इसका सिविल प्रोसीजर के थ्रू होता है, जो है 1908। फर्दर क्लासिफाई इसको किया गया लॉ ऑफ टॉर्ट में, फैमिली लॉ में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉपर्टी लॉ में। फिर आता है कॉमन लॉ, मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या फिर केस लॉ को ही कॉमन लॉ बोलते हैं। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये बाइंडिंग रहेगा अपॉन ऑल दी कोर्ट्स इन इंडिया, आर्टिकल 141। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, मतलब टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, जो डिसाइड किया गया है ना, उसी पे आपको खड़ा रहना है। ये ऑब्लिगेशन है कोर्ट का कि आपको फॉलो करना है सेम प्रिंसिपल या जजमेंट जो प्रोवाइड किया गया प्रीवियस डिसीजंस के द्वारा, अगर फैक्ट्स सिमिलर है और ऑल फोर लैक्स विद द अर्लियर डिसीजंस। और लास्ट में है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हम बोलते हैं ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल, जो डील करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। तीन प्रिंसिपल्स है, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सो, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, क्योंकि ये रूल अगेंस्ट प्रिजुडाइज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ऑडी अल्ट्रम पार्टन, हियर द अदर पार्टी या अदर पार्टी शुड बी गिवन अ फेयर हियरिंग। और तीसरा बोल रहा है रीजन डिसीजंस, मतलब सर आप जो फैसला सुना रहे हो उसके पीछे कानून का, मतलब आपका एक रीजन जरूर होना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। जजमेंट ओवरराइड या अल्टर कर सकता है कॉमन लॉ को, बट कभी भी ये ओवरराइड या चेंज नहीं कर सकता स्टैट्यूट को। क्लियर सर? अरे वन शॉट है भाई, इसको मैंने 3 बार नहीं 4 बार नहीं, मैंने बहुत बार तुमको रिवाइज कराया, अभी तक तुमको याद हो जाना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम चलते हैं एनफोर्सिंग द लॉ की तरफ, और उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा जो हमारा बात करता है स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमारा चैप्टर खत्म। एनफोर्सिंग द लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। एनफोर्सिंग द लॉ जो है ना, वो पूरे आईआरएफ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, समझना बहुत ध्यान से, मैं याद भी करवा दूंगा। अभी तक की चीजें याद करवाई ना, याद हुआ ना, कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है ना, बस थोड़ा टाइम मुझे और दो। मैं आईआरएफ में तुमको 6 में 6 नंबर दिलवाऊंगा, 6 में 5 भी नहीं, 6 में 6 नंबर तुम लेके जाओगे। पूरा फोकस होके सुनते जाना बस। देखो, एनफोर्सिंग द लॉ मैंने समझाया ना कि लॉ को बनाने का काम किसी और का है, इंप्लीमेंट करने का काम किसी और का है, इंटरप्रीट करने का काम किसी और का है। तो एनफोर्स करना मतलब इंप्लीमेंट करना जनाब, अब ये काम किसका है? एग्जीक्यूटिव्स का। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना। तो समझना बात को, वंस अ लॉ इज पास्ड, एक बार लॉ पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, इसकी एनफोर्सेबिलिटी जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव्स की। क्लियर? अच्छा, एनफोर्समेंट डिपेंड करता है कि ये सेंट्रल लॉ है कि स्टेट लॉ है, एंड द रिलेवेंट गवर्नमेंट बिकम्स द एनफोर्सिंग अथॉरिटी। सर ये क्या लाइन लिखी हुई है? अरे वो लिस्ट याद करो ना, लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ज्वाइंट लिस्ट,
तो डिपेंड करता है कि भैया कौन से लिस्ट का काम है। अगर स्टेट का काम है तो स्टेट उसका एनफोर्सिंग अथॉरिटी रहेगा, सेंट्रल का काम है सेंट्रल रहेगा। तो एनफोर्समेंट डिपेंड करेगा स्टेट लॉ है कि सेंट्रल लॉ है, और उसी के हिसाब से उनकी एनफोर्सेबिलिटी की अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। फिर बोलता है फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट का जो फंक्शंस है ना, अरे एनफोर्स करना कोई आसान काम तो है नहीं। गवर्नमेंट को एक हेड बनाना पड़ेगा कि जो देखे, जो जांच करे कि क्लास में सबके सब अच्छे से बैठे हैं कि नहीं। क्लास टीचर तो ये करेगा, बट सर क्लास मॉनिटर भी तो करेगा ना। तो क्लास टीचर तो पार्लियामेंट वगैरह हो गया, बट क्लास टीचर के साथ साथ में मॉनिटर की भी जरूरत है। तो भैया क्लास मॉनिटर बनेगा यहाँ पे मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट का जो ये फंक्शन है ना, ये डिवाइड किया गया है अमॉन्ग वेरियस मिनिस्ट्रीज। Some of the popular ministries are Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice। ये कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज है जिनके बारे में अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये मिनिस्ट्रीज हेड किए जाते हैं बाय मिनिस्टर्स के द्वारा, और रन, देखो हेड अलग कर रहा है, उसका टॉप हेड अलग है, और रन किए जाते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स के द्वारा। मतलब आईएएस कैटेगरी, तो यूपीएससी आईएएस बनना मेरा सपना है, कलेक्टर बनना मेरा सपना है बोलते हो ना, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है ना, वो लोग इसको रन करते हैं, बट हेड किया जाता है बाय मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो मिनिस्ट्री जो है ना, ये कंपोज किया जाता है एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, जिनको हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स, जो पॉलिटिकली अकाउंटेबल होते हैं थ्रू अ मिनिस्टर। सर ये क्या लाइन है? अरे मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन लोग हैं? वो एम्प्लॉयड ऑफिशियल हैं जिनको हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं। अब सिविल सर्वेंट आके किसको अपना रिपोर्टिंग देगा? मिनिस्टर्स को अपना आके रिपोर्टिंग देगा। इसीलिए बोला गया पॉलिटिकली अकाउंटेबल है थ्रू अ मिनिस्टर्स। ये जो मेजर मिनिस्ट्रीज है ना, ये हेड की जाती है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा, और सपोर्ट की जाती है जूनियर मिनिस्ट्री के द्वारा। कैबिनेट मतलब टॉप इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये हेड की जाती है, बट सपोर्ट की जाती है जूनियर मिनिस्ट्रीज के द्वारा, है ना। आर कॉल्ड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। स्टेट्स की अपनी अपनी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर स्टेट का अलग होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हर स्टेट का अलग होगा। वैसे ही यहाँ पे हेड जो है वो सेंट्रल है, बट उनको सपोर्ट करते हैं स्टेट्स के अलग अलग मिनिस्ट्रीज। क्लियर है? सर एनफोर्समेंट के बारे में ना इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट आज तक वो सवाल पूछा नहीं है कि तुम एनफोर्समेंट बताओ। एक बार आया था एमटीपी वगैरह कहीं पे देखने को मिला है, बट तुमको ये वाले सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली देखने मिलेंगे। दो दो नंबर के लिए इंस्टीट्यूट ये देता है। चारों आज तक एक साथ नहीं आए हैं, बट इंस्टीट्यूट जो है ना, आपको पूछ लेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में 2 मार्क्स का सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में 2 मार्क्स का सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में बताओ। ऐसा इंस्टीट्यूट देता रहता है। तो इसको एक बार ध्यान से समझेंगे, मैं तुमको याद भी करवा दूंगा। अगर मैं एक बार दोबारा मिनिस्ट्रीज को रिवाइज करा दूं, तो मैंने बोला कि एक बार लॉ पास हो गया, इसकी एनफोर्सेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एग्जीक्यूटिव्स की। ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल लॉ है कि स्टेट लॉ है, उसी के हिसाब से उसकी अथॉरिटी होगी। इसके पर्पस के लिए गवर्नमेंट का फंक्शंस डिवाइड किया गया वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस। ये हेड किए जाते हैं बाय मिनिस्टर्स, रन किए जाते हैं बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री कंपोज करता है ऑफिशियल्स, एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकली अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा। मेजर मिनिस्ट्रीज हेड की जाती है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिनको सपोर्ट किया जाता है जूनियर मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलो मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखो, सबसे पहला पॉइंट बात करता है कि कंसर्न किसके साथ है। अरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पैसा, रोकड़ा, फाइनेंस, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये कंसर्न करता है विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर्विंग एज ट्रेजरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो खजाना है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। भैया ट्रेजर, खजाना, इंडिया का जो असली खजाना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसी को पता है कि भैया कितना पैसा आना है, कैसे पैसा लाना है, कैसे पैसा खर्च करना है, पूरा पैसे का आवक जावक, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालता है मेजरली, है ना। तो ये कंसर्न किया जाता है इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है इंडिया की इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि भैया ये खजाना है, ट्रेजरी ऑफ इंडिया है। अच्छा, ये कंसर्न करता है टैक्सेशन से, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कैपिटल मार्केट से, सेंट्रल और स्टेट फाइनेंसेस से, यूनियन बजट से। इसका कंसर्न हर डिपार्टमेंट में है। फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल हमारा लेजिस्लेशन, यूनियन बजट, हर चीज में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस घुसा हुआ है।
फिर बोलता है सीए का जो डे टू डे लाइफ है ना, ये हाईली इम्पैक्ट किया जाता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। हम भैया टैक्स वाले आदमी हैं। अभी जो हमारी निर्मला ताई जी हैं, वो आके कहेंगी कि टैक्स ऊपर नीचे हो गया तो हमारा काम ऊपर नीचे होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसलिए सीए का डे टू डे लाइफ जो है ना, वो बहुत हैम्पर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मिनिस्ट्रीज, ये जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्टर्स, जितने भी लोग इंसान मिनिस्टर्स बनते हैं ना, वो सबसे पहला प्रेफरेंस मांगते हैं, हमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दो हमारे पोर्टफोलियो में। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चलाना चाहते हैं, हम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनना चाहते हैं। ऐसा ज्यादातर मिनिस्टर्स का डिमांड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मैं ही लूंगा। बट सर प्राउड की बात है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक लेडी चला रही है, एक फीमेल चला रही है। आज प्रेसिडेंट एक फीमेल है, बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है। इंसान कहाँ बताओ चांद तक पहुंच जा रही है कन्याएं। खैर सर, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना, ये प्रीफर्ड मिनिस्ट्री होता है बहुत सारे मिनिस्टर्स के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है यूनियन बजट को प्रेजेंट करना, जो ईगरली अवेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेस और बजट एलोकेशंस की बात होती है। सर ये यूनियन बजट याद करो, आपके पापा ने देखा होगा 1 फरवरी को टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि ताई जी आगे क्या बता रही हैं, क्या क्या उन्होंने चेंजेस किया है, कितना बजट इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को जा रहा है, कितना बजट इस बार एजुकेशन में जा रहा है, सिक्योरिटी में जा रहा है, क्या रेट ऑफ चेंजेस है टैक्सेस में। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, क्योंकि वहां रेट ऑफ टैक्सेस बताए जाते हैं, बजट एलोकेशन बताया जाता है। अच्छा, इट इज द एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है 4 सिविल सर्विसेज का। देखो 4 सिविल सर्विसेज का कौन कौन सा सर्विस है सर? पहला इंडियन रेवेन्यू सर्विस, दूसरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, तीसरा इकोनॉमिक सर्विस, और चौथा सिविल अकाउंट सर्विस। सर ये डिपार्टमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, या ये सर्विसेज आपको याद रखने पड़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इन पे कंट्रोल है। इसके साथ साथ एक और पे कंट्रोल है, ऑल्सो एपेक्स अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। सर ये सीएमए वाला है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। तो लास्ट में तो देखो सर्विस 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 है, सर्विस 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 सर्विस। ठीक, अब मैं तुमको इसको याद करा देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना, ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मतलब इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है। पहला रेवेन्यू, अरे भैया पैसा कमाना है सीए बन के, पैसा तो कमाना है। अब पैसा कमाओगे तो ऑडिट कराओगे, ज्यादा पैसा होगा तो ऑडिट होगा ना, ज्यादा पैसा होगा अकाउंट्स मेंटेन करोगे ना, अच्छे से खाता बही मेंटेन करोगे ना। पैसा कमाना है, ऑडिट कराना है। जब तुम ये सब करोगे तभी तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा ना, तभी तो तुम एक अच्छे सिविलियन कहलाओगे, एक आम आदमी जो अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है, देश की प्रगति में मदद कर रहा है। तुम बॉर्डर में खड़े होके तो मदद नहीं कर सकते, बट अच्छा कमाओगे, अच्छा टैक्स भरोगे, तो भैया इकोनॉमी का डेवलपमेंट तो करा रहे हो ना कहीं। बस याद करा दिया मैंने। अब इतना सब है तो खर्चा भी तो मेंटेन करोगे, सिर्फ आवक थोड़ी, खर्चा, कमाई के साथ खर्चा भी तो मेंटेन करते हैं हम। तो सर हमको याद हो गया है हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एपेक्स, ये जो टॉप सिविल सर्विसेज है ना, ये देखो पहला पॉइंट बोल रहा है रेवेन्यू, हम कमाएंगे इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब कमाएंगे तो ऑडिट कराएंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। भैया तभी तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और हम अच्छे सिविलियन कहलाएंगे, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस। सर खर्चा भी तो मेंटेन करना है ना, खर्चे को अलग से रखना है, ध्यान रखना। सिविल सर्विसेज के अंदर का पार्ट मत बना देना, अलग से पॉइंट लिखना। ऑल्सो एपेक्स अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, खर्चा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। क्लियर सर? बढ़िया सर। आगे बोलता है डिपार्टमेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है? सर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स तुम आगे पीछे उलट पुलट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं तुमको याद कराने के लिए इसको कर देता हूं। देखो इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और हो गया पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये हमारे डिपार्टमेंट्स है। इसको याद करने के लिए तुम लिख लो या याद कर लो कि भैया कमाई है, खर्चा भी है हमारा, भैया मतलब रेवेन्यू है, खर्चा भी है, राइट। अब तुम कमाओगे तो कमाने के बाद उसको इन्वेस्टमेंट में तो डालोगे ना, इन्वेस्ट करोगे ना पैसा, पैसे को जाम करके रखोगे तो पैसा थोड़ी पैसा बनाएगा। तुम कहीं इन्वेस्ट करोगे तो पैसे से पैसे बनेगा ना। तो देखो तुम्हारा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करोगे तो असेट जनरेट हो रहा है कि नहीं, तुमने इन्वेस्ट किया तो असेट बढ़ाना, पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न आएगा ना दादा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो आएगा ना, ये रिटर्न ऑफ इनकम, ये तो आएगा ना।
तो रिटर्न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तुम्हारा फाइनेंस बढ़ रहा है, तुम्हारे पास आवक आ रहा है, तुम्हारा फाइनेंशियल बढ़ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद भैया तुम्हारा अल्टीमेटली इकोनॉमी तो फायदा होगा ना ये सारी चीजों से, इकोनॉमिक अफेयर्स तो बढ़ेगा ही। और लास्ट में बोलता है पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब सर ये चीज आप कर रहे हो कैसे, बिजनेस करके। पब्लिक एंटरप्राइजेस बोल रहा है, देखो बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस, तुमने बिजनेस करके इन चीजों को हासिल किया है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब समझना, एक बार रिकॉल करते हैं। कमाएंगे उड़ाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब भैया कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड, अब इन्वेस्टमेंट से एसेट हुआ, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अब भैया आरओआई भी तो आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इस सबसे इकोनॉमी का फायदा तो हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और लास्ट पॉइंट बोल दिया कि भैया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये सब हमने व्यापार करके कमाना है। और वो 4 सर्विसेज को याद करो। इंडियन रेवेन्यू सर्विस कमाएंगे, कमाएंगे तो भैया यहाँ पे हमारा ऑडिट होगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऑडिट होगा, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तभी तो हम एक अच्छे इकोनॉमी बढ़ाएंगे और सिविलियन बनेंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। और लास्ट पॉइंट बोल दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, खर्चा तो होना ही है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस डन सर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डन सर, बढ़िया तरीके से। सीए का डे टू डे लाइफ इंपैक्ट करता है, यूनियन बजट पेश करना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर यहाँ पे उनका क्या क्या कंसर्न है, खत्म। 2 पॉइंट कंसर्न के हैं, सीए का लाइफ है, मिनिस्ट्री जिसको प्रेफर करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाकी तो एपेक्स अथॉरिटी है। क्लियर, डन है। आगे बढ़ते हैं सर। देखो फिर मैं चलता हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ। देखो कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्राइमरीली कंसर्न होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसको किसको एडमिनिस्टर करता है कॉर्पोरेट अफेयर्स। पहला तो बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। भैया एमसीए तो उसका पप्पा है ना कंपनीज एक्ट का, तो एमसीए का एडमिनिस्ट्रेशन है। एमसीए का प्राइमरी कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 1956 को छोड़ देंगे क्या, नहीं, कंपनीज एक्ट 1956। अब भैया एलएलपी नया नया आया है, वो भी तो कंपनी का ही फॉर्म हुआ ना, एलएलपी एक्ट 2008। और साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये 4 लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका है, मेन काम है सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ये रेस्पॉन्सिबल है मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। अरे एमसीए जो है ना, ये बिजनेसमैन को ज्यादा रेगुलेट करने पे फोकस करता है, इसलिए बोला है कि ये रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को रेगुलेट करने का काम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ये रन किया जाता है बाय द सिविल सर्वेंट्स, मतलब आईएएस होकर की बात कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स इसको चलाते हैं ऑफ द आईसीएलएस काड्रे। सर ये क्या है समझना, आईसीएलएस काड्रे यहां पे मैंने अलग से लिख दिया है कि आईसीएलएस का मतलब होता है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के ऑफिसर्स रन करते हैं इसको, है ना। काड्रे का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है आईसीएलएस ग्रुप, मतलब अगर पूरा बोलो तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप के ऑफिसर्स रन करते हैं हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, है ना, जो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू सिविल सर्विसेज। ये जो ऑफिसर्स हैं ये सिविल सर्विसेज के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। जो कई लोग बोलते हैं कि हम सीए कर रहे हैं, सीए तो हमारा बैकअप है, असली में तो हमको आईएएस बनना है, हमको कलेक्टर बनना है, हमको आईपीएस बनना है, हम तो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे। भैया सीए तो बैकअप है कि यो नहीं हुआ तो ये तो है, वो नहीं तो ये तो सही, समझ में आया क्या। ठीक है, तो मैंने बोला ये रन बाय द ऑफिसर्स ऑफ आईसीएलएस काड्रे which are elected through the civil services examination conducted by UPSC। क्लियर है, डन सर। आगे बढ़ते हैं। तो द हाईएस्ट पोस्ट, इस पे पूरा हाईएस्ट एमसीए में ये जो आईसीएलएस काड्रे है इस पे हाईएस्ट पोस्ट यह है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हाईएस्ट पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं डीजीसीओए। ये फिक्स्ड एज द एपेक्स स्केल फॉर द आईसीएलएस। पूरे आईसीएलएस काड्रे एक ग्रुप का टॉप अथॉरिटी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डीजीसीओए। ये एपेक्स अथॉरिटी है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी डन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन देखता है 4 चीजों का, कंपनीज एक्ट 2013, 1956, एलएलपी एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। रन बाय सॉरी ये दूसरा पॉइंट है रेस्पॉन्सिबल। ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेनली ये रेस्पॉन्सिबल है इंडियन एंटरप्राइजेस को देखने के लिए, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लिए। तीसरा पॉइंट बोलता है रन बाय, कौन सा सर, रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ आईसीएलएस काड्रे elected by civil services examination elected through civil services examination जो कंडक्ट किया जाता है by the यूपीएससी।
ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डीजीसीओए, ये एपेक्स अथॉरिटी मानी जाती है। डन सर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ चलते हैं। होम अफेयर्स जो है ना, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री, अंदर की बात करता है, अपने घर के अंदर की बात करता है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है। ये रेस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, मतलब अंदर की, अरे इंडिया की सारी सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके ये कंसर्न है। इंटरनल सिक्योरिटी, अमित शाह जी अभी बैठे हैं हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संभालने के लिए। ये हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हेड किया जाता है बाय द सेंट्रल, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये हेड किया जाता है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है। ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस और सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए ये यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, डिपार्टमेंट्स क्या क्या है अंडर एमएचए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, इसको भी एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखो, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ब्यूरो नहीं इंस्टीट्यूट है, और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, सेंसस मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। सर इसको भी याद करने के लिए ना, तुम अगर सिंपल याद रखना चाहो तो याद रखना, ये तुम्हारा घर है, मतलब इंडिया है ना, इंडिया है। अब ये तुम्हारा क्या है, घर है, यही तुम्हारा घर है। अब घर के अंदर क्या क्या है, स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब तुम्हारे घर की सिक्योरिटी तुम नहीं संभालोगे क्या, इंटरनल सिक्योरिटी तुम्हारा काम है, तुम ही संभालोगे। तुम्हारे घर का दायरा, बॉर्डर भी तो तुम ही संभालोगे। अरे भैया, ये दायरा जो है, ये बॉर्डर भी तो तुम ही संभालोगे। तुम थोड़ा नाखुश होते हो, घर के कुछ सदस्य कई दफा टांग अड़ा देते हैं, तुम थोड़े नाखुश हो जाते हो ना, तो कौन यहाँ पे इंडिया में टांग अड़ाता है, मतलब बीच में तकलीफ, थोड़ा तुम्हारा टेंशन रहता है वहां पे। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, सर हमेशा थोड़ा कुछ ना कुछ टेंशन भरा माहौल है। लद्दाख भी आजकल इसी में आ गया है, लद्दाख में भी कुछ ना कुछ टेंशन भरा माहौल चलता ही रहता है वहां पर पॉलिसी वगैरह के लिए। तो लद्दाख का भी भैया यहाँ तुमको टेंशन हमेशा बना रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, अब इंडिया के जो यहाँ तुम्हारे, ये तुम्हारे घर है, ये तुम्हारे घर का एक भाषा तो होगा ना, मतलब एक लैंग्वेज तो होगा ना, जिस भाषा में तुम लोग बात करोगे, एक लैंग्वेज तो होगा। कई लोगों को लैंग्वेज आएगी क्या, अब इंडिया का है भैया, इंडिया में कुछ लोगों को उर्दू आती है, कुछ को नहीं आती है, हिंदी तो तुमको चाहिए ना, लेकिन तो तुम क्या चाहोगे कि लैंग्वेज हिंदी रहे, हिंदी की ट्रेनिंग वगैरह तुम सबको दोगे ना। लेकिन जिसको उर्दू आती है वो तो उर्दू में अपना डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, जिसको ओडिया आती है वो तो ओडिया में रेडी करेगा। तुम तो चाहोगे ना कि भैया डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन हो जाए हिंदी में, तो ट्रांसलेशन भी तुम ही संभालोगे कि नहीं संभालोगे, बिल्कुल संभालेंगे सर। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे घर के जो ये लोग हैं, कितने लोग हैं तुम्हारे घर में, तुम ये भी तो देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। तो भैया हम बिल्कुल लोगों को भी तो गिनना चाहेंगे ना। सेंसस हो गया सर, याद हो गया, कंप्लीट सारे डिपार्टमेंट्स कवर अप हो गए। एक बार सर बताओगे क्या, फिर से सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा घर है, घर है, घर के अंदर अलग अलग कमरे होते हैं, तुम्हारे स्टेट्स हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। अब भैया इंटरनल सिक्योरिटी तुम ही संभालोगे, घर के अंदर की सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। बॉर्डर मैनेजमेंट भी तुम ही देखोगे, भैया यहाँ का बॉर्डर कितना है, क्या है, कैसा है, तुम ही देखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके तुम हमेशा थोड़ा परेशान रहोगे, क्योंकि तुम्हारे घर के सदस्य, तो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। फिर मैंने बोला कि भैया सबकी भाषा भी तो कुछ होगी ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, जिसमें पहला बोल रहा है कि भैया हिंदी का ट्रेनिंग देना है, इंस्टीट्यूट, सबको हिंदी सिखानी है। दूसरा, जिसको नहीं आती उसका ट्रांसलेट करना है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। और तीसरा, डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, कितने लोगों को हिंदी सिखानी है, कितने ट्रांसलेशन करने हैं, सेंसस बना लो मेरे चाचा, ओ चाची, बना लो भाई, बना लो। तुम लोगों की जगह मैं होता ना, मेरा जब सीए कर रहा था ना, मैं, मेरे जो टीचर्स ऐसा कुछ स्टोरी बनाते थे, तो ये टीचर को तो याद रहेगा, बट तुम्हारे लिए तो मेरी ये स्टोरी है ना, तो मैं लिख लिया करता था कि ये इंडिया मैप सर ने बनाया, ये मेरा होम है, होम के अंदर कमरे, मेरे स्टेट्स, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेज करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेज करना है। फिर भैया मेरे लिए यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी ट्रेनिंग, ट्रांसलेशन और सेंसस। क्लियर। भैया इंस्टीट्यूट क्या तुम्हारे नंबर कटेगा, क्या काटेगा इंस्टीट्यूट तुम्हारा नंबर, जब तुम इतने अच्छे से तरह, इतनी अच्छी तरह से तैयारी करके जाओगे तो।
है ना? तो टेंशन फ्री रहना है, आराम से पढ़ना है, रिलैक्स माइंड से पढ़ना है, सब याद होगा, तुम लिख के भी अच्छा होगे, तुम अच्छा कर जाओगे, है ना? डन सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने सारी चीजें कवर अप करा ली। इंटीरियर मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए, हेडेड बाय, और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस छोटा सा है, नॉट सो बिग, टेक्निकल नहीं है, समझना। लॉ एंड जस्टिस जो है ना गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा होम अफेयर्स है ना वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है, टॉप मिनिस्ट्री है। वैसे तो दो भी टॉप में ही है, लेकिन उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री बोला गया और इसको कैबिनेट मिनिस्ट्री बोला गया, कंफ्यूज मत होना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो डील करता है, विच डील्स विथ, किसके साथ डील करता है सर? पहला, मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अरे एक बात बताओ, गवर्नमेंट का खुद का कोई झगड़ा नहीं होता क्या? लोगों और गवर्नमेंट में झगड़ा नहीं होता क्या? तो गवर्नमेंट को भी तो एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि उनके बिहाफ में कोई कोर्ट में जाके गवर्नमेंट को प्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे। तो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मतलब मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देखेगा। दूसरा, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। अरे कानून बनाना, ड्राफ्ट बनाना, सर्कुलर बनाना, हमारा ऑर्डिनेंस बनाना, ये सारी चीजें जो है ये भी तो लॉ एंड जस्टिस का ही डिपार्टमेंट देखेगा। इसलिए बोला गया लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ही देखेगा। और तीसरा बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अरे इंडिया में कितने कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग है, केसेस को कैसे सुलटाना है, जस्टिस का क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या हायरार्की होनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, है ना, थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। आया समझ में? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो डील करता है मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। वो मैनेज करता है लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और वो मैनेज करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तीसरा पॉइंट भी इसी की बात करता है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट बात करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर कंसर्न करता है विद द एडवाइजिंग वेरियस मिनिस्टर्स को एडवाइस करता है, मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन। मतलब सर यहाँ पे ना दो लोगों का देखो यहाँ पे बनाया गया है, कंसर्न क्या है? लीगल अफेयर्स का कंसर्न है कि वो वेरियस मिनिस्ट्रीज को और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एडवाइस देता है। और दूसरा बोल रहा है लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज में हम ड्राफ्टिंग करते हैं प्रिंसिपल लेजिस्लेशन का फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में अलग से बोला नहीं गया है कि वो किससे कंसर्न करता है, मैं बता रहा हूँ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगा, कितने कोर्सेज कितने पेंडिंग है, जजमेंट्स, और हमारा यहाँ पे कोर्ट्स अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर आता है। डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी मैंने कवर अप करा दिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की तरफ चलते हैं, सेबी, आरबीआई और आईबीबीआई। सर इसको समझना, ये देखो यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट अलग से 2 मार्क्स का सवाल बनाता है। इन तीनों के ऊपर भी सवाल आ चुका है कि एक्सप्लेन सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई और मिनिस्ट्रीज और इन तीनों का कॉम्बिनेशन अभी तक आज तक आया नहीं है। ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं बनाया कि बताओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझाओ, सेबी समझाओ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी समझाओ। इंस्टीट्यूट ने अभी तक ऐसा सवाल बनाया नहीं है कॉम्बिनेशन दोनों का, बट ऐसा आ चुका है कि चारों मिनिस्ट्री समझाओ, 3 मिनिस्ट्री समझाओ और इन तीनों को अलग से समझाओ। ये सवाल तो एग्जाम में डायरेक्टली आ चुका है, जो तुमको यही चीज लिख के आनी है। सेबी में बोला गया कि सेबी क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज का? सिक्योरिटीज का, कमोडिटीज का। सर सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स जो लिस्टेड मार्केट में है। कमोडिटीज मतलब गोल्ड, सिल्वर। अरे भैया कमोडिटीज में भी डीलिंग्स होती है रोज, है ना? तो सेबी ही उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, regulator for security and commodity in India। ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ओनरशिप किसके पास है? सेबी का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, जो आता है विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन उसको पावर दिया गया था 30 जनवरी 1992 को थ्रू सेबी एक्ट 1992। हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी एकदम पावर में आ गई थी, इसीलिए ये ईयर तुमको याद हो जाएगा 1992। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को इसको पावर मिला था। एग्जाम में एग्जैक्ट डेट याद नहीं आए कोई बात नहीं, 1988 और 1992 याद रख पाओ तो अच्छा है। 1992 तो तुम कर ही लोगे हर्षद मेहता स्कैम के चक्कर में, और 88 में 2-3 साल पहले इसको बना लिया गया था। ठीक है, तो सेबी के बारे में क्या बात करें? रेगुलेटर है, ओनरशिप है, कब एस्टैब्लिश हुआ, कब पावर मिला, सेबी खत्म। 2 मार्क्स तुम्हारे जेब के अंदर। अच्छा
आरबीआई की बात करते हैं तो देखो, आरबीआई जो है ना, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक, मेन बैंक, सेंट्रल बैंक है, और ये रेगुलेटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, मैनेज करने का काम आरबीआई का है। आरबीआई चाहे तो भैया सारे बैंकिंग सिस्टम्स को कोई चीज बोलेगा, उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई के हाथ में है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की चाबी। अच्छा, इसकी ओनरशिप भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, सेबी की ओनरशिप भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल इशू मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, मतलब इंडियन रुपी मार्केट में कितना जाएगा, कितना आएगा, कितना सप्लाई होगा, कितना कंट्रोल होगा, कितना सप्लाई में आएगा, सब कुछ आरबीआई के हाथ में है। 2000 के नोट आजकल दिखते नहीं है जनाब, क्या मोदी जी ने उनको भी बंद कर दिया? द आंसर इज नो, बट दिखते तो नहीं है। तो आरबीआई ने बोला, मोदी जी ने बोला अभी अभी तो मैंने रातों रात सारे नोट्स बंद कर दिए, तो भैया अब मैं बोलूंगा 2000 के नोट्स भी बंद कर दो, तो पब्लिक का रिएक्शन एकदम नेगेटिव आएगा। तो आरबीआई को बोल दिया, भैया आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मोदी जी ने आरबीआई को बोला होगा या बोल सकते हैं कि 2000 नोट्स की सप्लाई को रोक दो, कंट्रोल कर लो, अपने पास रख दो, मार्केट में आने मत दो। मतलब अगर कल को कोई बैंक में 2000 के नोट डिपॉजिट करने आता है, आप ले लो, लेकिन कल को कोई पैसा लेने आता है, 2000 का नोट वापस मत दो। तो मार्केट से नोट आपके पास आएगा, आप उसको सप्लाई रोक देना, अपने पास जाम कर लेना, लेकिन मार्केट में सप्लाई मत करना। इसलिए 2000 के नोट अब दिखते नहीं है। क्यों सर ऐसा किया गया? क्योंकि 2000 का नोट कैरी करना वाज वेरी इजी, ब्लैक मनी का सप्लाई वाज वेरी इजी, है ना, इसलिए 5000 का नोट, 10,000 का नोट आएगा भी नहीं। ठीक है, खैर अपन बात करते हैं अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, और ये मैनेज करता है कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम। चेक जमा किया, पैसा मिल जाएगा, मेन पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है और वर्क करता है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। भैया आरबीआई का काम है इकोनॉमी को अल्टीमेटली डेवलप करना, फॉरेन रिजर्व को एक्वायर करके रिजर्व करना, और इकोनॉमी को भी बढ़ाने का काम आरबीआई का मेन है। क्लियर है? तो एक बार इसको रिकॉल करते हैं, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये रेस्पॉन्सिबल है इंडियन रुपी या इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, और ये मैनेज करता है कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम और वर्क करता है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। आरबीआई के अंदर 3 डिविजन है, डिविजन अंडर आरबीआई। अरे एक बात बताओ, मैं अगर यूट्यूब में आता हूं तो क्या ये वीडियो मैं ही अपलोड कर रहा हूं? नहीं सर, मेरे पास भी एक डिपार्टमेंट होगा ना, जो यूट्यूब का थंबनेल बनाएगा, थंबनेल के बाद डिस्क्रिप्शन बनाएगा। वैसे ही आरबीआई के अंदर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग डिविजन्स बनाए गए हैं। तो मेजरली 3 डिविजन है आरबीआई के, तीनों तुमको याद रखने हैं। कौन कौन सा डिवीजन है सर? पहला डिवीजन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, याद हो जाएगा ना भैया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। नोट मुद्रण, नोट की बात करता है, पैसे की बात करता है, रोकड़े की बात करता है। ये स्पेशलाइज डिवीजन है जिसका काम है प्रिंट करना और मिंट करना। कॉइन, मिंट मतलब कॉइन बनाना, अरे प्रिंट तो तुमको पता है, मिंट मतलब कॉइन बनाना। इंडियन आईएनआर मतलब इंडियन करेंसी नोट्स का, है ना, इन 2 ऑफ द इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस, करेंसी का खुद का प्रिंटिंग प्रेस है ना, वो सब मूवीज देखे हो ना तुमने, वो तेलगी वगैरह प्रिंटिंग प्रेस सब याद है ना तुमको? तो बस देख लेना, कभी एग्जाम के बाद मूवी वगैरह देखना, कभी मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा या फिर मैं तुमको बता दूंगा अलग से कि कौन कौन सी मूवीज तुमको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, हालांकि तो आरबीआई जो है ना स्पेशलाइज्ड डिवीजन है, जो प्रिंट करता है, मिंट करता है। आईएनआर जो स्पेशलाइज्ड, तो इनके 2 करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस है, एक है भैया नासिक में जो आता है वेस्टर्न इंडिया में, और एक है देवास जो आता है सेंट्रल इंडिया में। दूसरा एक डिवीजन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो रेगुलेट करता है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। चेक जमा किया, कल पैसा मिलेगा या परसों पैसा मिलेगा, आईएमपीएस, एनईएफटी, नेशनल पेमेंट। भैया यहाँ पे ना ये पेमेंट को, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को ना क्या करता है, रेगुलेट करता है। अच्छा, तीसरा बोला डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस, अरे भैया एज द नेम सजेस्ट, एक इंसान है, मैं मेरा 1 करोड़ रुपए जाके बैंक में जमा कराता हूं, मेरे को भी तो इंश्योरेंस चाहिए ना कि बैंक कल को डूबेगा नहीं। तो इस डिवीजन का काम है कि ग्राहक को, कस्टमर को अश्योरिटी मिले कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, उसको इंश्योरेंस दो कि तेरा बैंक अगर पैसा नहीं देगी ना तो हम बैठे। ये डिवीजन का काम ये है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो इंसान अपना पैसा आके बैंक को देता है उसको इंश्योरेंस दो कि बैंक डूब भी गई तो हम बैठे हैं। एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन,
अरे भैया बैंक भी तो लोगों को पैसा दे रहा है ना, तो बैंक को भी तो गारंटी चाहिए कि मेरा पैसा लोग डुबाएंगे नहीं। तो भैया ये डिवीजन का काम है लोगों को भी इंश्योरेंस देना और बैंक को भी गारंटी देना, तू पैसा बांट, हम बैठे हैं, अगर लोगों ने नहीं दिया तो हम देंगे। तो भैया ये स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स और गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू ऑल इंडियन बैंक्स। क्लियर, 3 डिविजन हो गए, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और तीसरा हो गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। समझोगे तभी याद हो पाएगा, बिना समझे रटोगे उड़ जाएगा। लेक्चर पसंद आ रहा है? मैंने तुमको एक एक चीज बारीकी से समझाई तक है। तुम भैया अपने दोस्तों के साथ भी रेफर करना, करोगे भला तो होगा भला। राधे राधे। राइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है, इसका देखो बात करते हैं। ये रेगुलेट करता है, इट इज द रेगुलेटर फॉर, किस किस को ये रेगुलेट करता है? ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। सर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स तुमको पता ही होगा, जहां पे असेट्स आर लेस देन लाइबिलिटीज, असेट्स कम है लाइबिलिटीज ज्यादा है। भैया आप जाते हो कोर्ट में, कोर्ट को बोलते हो कोर्ट मैं जज साहब आप मुझे दिवालिया घोषित कर दो ताकि लोग मुझे परेशान करना बंद करें, पब्लिक को पता रहे मैं दिवालिया हो चुका हूं। तो भैया यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जैसे सीए है, सीए काम करता है वैसे इंसॉल्वेंसी में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, वो असेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने का काम किसका होगा? आईबीबीआई का ही होगा। सीए को रेगुलेट कौन करता है? आईसीआई करता है। आईपी को मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कौन रेगुलेट करेगा? आईबीबीआई रेगुलेट करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज भी तो होती है जो आईपी को ट्रेनिंग देगी। अरे ये एजेंसीज का काम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना कि कैसे असेट्स को बेचना है, कैसे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, चीजों को कैसे सेटल करना है, ये भैया एजेंसी का काम है। और ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इसको भी रेगुलेट करना। डेटा, ये जो है ना आईयू जो है ना, ये डेटा सेंटर है कि कहां पे कितना डेटा है, हमको डेटा जब जब चाहिए तब तब डेटा जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को मिलेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को भी डेटा मिलेगा। तो आईबीबीआई ये जो है ये क्या क्या करता है सर? ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को और एंटिटीज को, लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, मतलब आईयू। ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने तीनों का मतलब तुम्हारे लिए बता दिया है। अच्छा उसके बाद मैंने बोला कि एस्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को, इसको पावर मिला था 2016 में आईबीसी कोड के तहत, है ना। ये कवर करता है इंडिविजुअल को, मैं और आप, कंपनीज को, एलएलपीज को एंड पार्टनरशिप फर्म्स को। अगर तुम अपना जनवरी 26 का मॉड्यूल देखोगे, यहां पे एक शब्द ऐड होगा पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स, तुमको याद है क्या? एक बार देख लेना, अगर तुमको चाहिए तो देख लेना। तो पहले जनवरी 26 के मटेरियल में लिखा है कि ये पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तुम एग्जाम में अभी जैन 26 में एग्जाम दोगे तो यही लिख के आना। क्या लिख के आओगे सर? ये कवर करता है इंडिविजुअल को, कंपनीज को, एलएलपीज को, पार्टनरशिप्स को एंड पार्टनरशिप फर्म्स को। और अगर तुम मई 26 में देख रहे हो तो तुम लिख के आओगे इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, एलएलपीज को और पार्टनरशिप फर्म्स को। क्लियर? डन सर। आगे बढ़ते हैं। ये स्पीड अप करता है रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस असेट्स इन द कंट्री। जो जो असेट्स को बेचना है, जिस असेट को पे करके भैया बेच के पैसा देना है, स्ट्रेस असेट्स को स्पीड अप करना कि भैया उसको निपटाओ, फटाफट फटाफट निपटाओ, है ना। ये अटेम्प्ट करता है सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स, या प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। और ये हैंडल करता है अपने केसेस थ्रू 2 ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल सर कंपनीज का कोर्ट, एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इनके तहत वो क्या करता है भैया? अपनी प्रोसीडिंग्स को हैंडल करता है। तो क्या क्या चीजें हो गई? पहला रेगुलेटर हो गया, दूसरा एस्टैब्लिश कब हुआ था, किस किस को कवर करता है, क्या पर्पस है, स्पीड अप करना, सिंप्लीफाई करना, रेगुलेशन को, प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई करना, और भैया अपने केसेस को कैसे हैंडल करना। 2 ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी एंड हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। हमारा यहाँ पे सेबी खत्म हो गया, हमारा यहाँ पे आरबीआई खत्म हो गया, आईबीबीआई भी खत्म हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमने किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हमने किया, और साथ ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी अभी कवर अप किया है। तो ये एनफोर्समेंट जो है ना, ये एनफोर्सिंग द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुमको ध्यान में रखना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम की तरफ चलते हैं। 5 7 10 मिनट के अंदर तुम्हारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आईआरएफ के 6 नंबर तुम्हारे जेब के अंदर। देखो अगर मैं बात करूं तो तुमको याद होगा जुडिशियल सिस्टम में इंटरप्रिटेशन का काम है।
अब जुडिशियल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमको वो कवर अप करना है जो बोलता है कि भैया जहां पे डिस्प्यूट होता है ना, वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन, डिस्प्यूट किसके बीच हो सकता है, सिटीजन्स, भैया लोग नागरिक के बीच, और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, लोगों का झगड़ा सरकार के साथ भी तो हो सकता है। तो डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाएंगे बाय द जुडिशियरी, मतलब कोर्ट्स के द्वारा, इन जुडिशियरी के द्वारा, भैया कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट्स का काम है इन झगड़ों को सुलटाना। तो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्या फंक्शन है, पहला रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड्स, मैंने बोला कि बनाने का काम किसका है, लॉ मेकिंग बॉडी अलग है, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी अलग है, और लॉ इंटरप्रीटिंग बॉडी अलग है। तो ये जुडिशियल का काम तो इंटरप्रीट करने का है, तो ये इंटरप्रीट करेगा किसको, एक्ट्स और कोड्स जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। सर कोड्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स, तो यहाँ पे जो भी एक्ट्स बनाए गए, जो भी कोड्स बनाए गए, उनको इंटरप्रीट करने का काम है पहला हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। दूसरा डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन, मतलब झगड़े को सुलटाना। और तीसरा प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग सिटीजन्स ऑफ द लैंड। अरे भैया तू छोटा है तेरे को माफ, तू बड़ा है उससे तेरे को सजा, ऐसी चीज, तू लड़का है तेरे को सजा, तू लड़की है तेरे को सजा नहीं, ऐसी चीज नहीं चलेगी। मतलब सर जो होगा सबके साथ होगा, इक्वल होगा, फेयरनेस का प्रमोशन भी किसका काम है, फंक्शन किसका है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की बात करें तो हमको समझना है सुप्रीम कोर्ट टॉप में बैठा है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट का फैसला कहां एप्लीकेबल होगा, मैंने पहले ही बता दिया तुमको, उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहां एप्लीकेबल होगा, सारे हाई कोर्ट्स में, सारे हाई कोर्ट्स में एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल नंबर हो गया भरा हमारा 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिकल नंबर अभी तक हमने याद किया था 141, हमने याद किया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है सब जगह बाइंडिंग होता है, तो 141 हमको वैसे भी याद था। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन रहेगा किसी भी मैटर में, ये सारी चीजें मैंने पहले ही कवर अप करा दी है। तुमको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या क्या लिखना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है जुडिशियरी की, टॉप बॉडी, इसने जो बोल दिया वो फाइनल है, उसको कोई काट नहीं सकता। एस्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950, ये तुमको याद हो जाएगा भैया, रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारा सीजेआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 126। ये तुमने दूसरा आर्टिकल नंबर याद किया। आर्टिकल 126 बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस हैं उन जजेस में सबसे हाईएस्ट में जो बैठा है वो कहलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 126। 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे कोर्ट्स में एप्लीकेबल होगा। 126 बोलता है सीजेआई हाईएस्ट अथॉरिटी होगा, है ना। प्रिंसिपल बेंच, मतलब जो भी जजेस है, प्रिंसिपल बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग सीजेआई। भैया प्रिंसिपल बेंच मतलब जितने भी जजेस है उस वो बेंच को प्रिंसिपल बेंच बोलते हैं, 7 लोग रहेंगे। लेकिन आज की डेट में 34 मेंबर्स है इंक्लूडिंग सीजेआई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, हमको लोगों की जरूरत है ताकि काम हम बांटे और लोगों के केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो आज की डेट में 34 है पहले 7 हुआ करता था। इंडिविजुअल, किसी भी इंसान को जाना है रिलीफ लेने सुप्रीम कोर्ट में तो वो रिक्वेस्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32। तो सर आपने सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? हमने 141 पढ़ा जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे कोर्ट्स में एप्लीकेबल होगा। हमने 126 पढ़ा जो बोलता है सीजेआई हाईएस्ट अथॉरिटी है, और हमने आर्टिकल 32 पढ़ा जो बोलता है भैया कि आपको अगर रिट पिटीशन फाइल करना है इंडिविजुअल को, आप जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। क्लियर? डन सर। आगे बढ़ते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पहले हम कवर अप करते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। वो क्रिकेट में देखा है ना, अपील आउट है, आउट है, आउट है, अपील। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किसी भी स्टेट में, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए नहीं समझ आया फैसला, आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट के बाद आप नहीं जा सकते कहीं, स्टेट का बॉर्डर वहीं तक है, उसके बाद आपको नहीं जम रहा है आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो भैया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन है? हाई कोर्ट है। देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट अंडर आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 बोलता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए, है ना। हाई कोर्ट हैज अपीलेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन।
वो केस जो भी चल रहा है, भैया एक बात बताओ, ए और बी के बीच झगड़ा हुआ, ये गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास पहला हक है कि इस झगड़े को सुलटाए, क्योंकि उसके स्टेट में हुआ है। तो बोला गया हाई कोर्ट हैज अपीलेंट ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पूरा कंट्रोल उसका है, जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में आता है। आर्टिकल 227 जो है ना, ये लिमिट करता है हाई कोर्ट के पावर को। हाई कोर्ट के बाद बहुत सारे पावर है, बट आर्टिकल 227 बोलता है मैं आर्टिकल 227 हूं और मैं हाई कोर्ट के ये पावर को लिमिट करता हूं, रेस्ट्रिक्ट करता हूं, उसके स्कोप को रिड्यूस करता हूं। सर वो कौन कौन से पावर है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है नहीं है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट के पावर को कम करता है, ध्यान रखना है। डन सर। अच्छा, फिर बोलता है करेंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं और 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो सिंगल हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। भैया 214 बोलता है कि हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में, लेकिन हमारा यहाँ पे देखा जा रहा है कि 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो सिंगल हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। जो हमारा हो गया गुवाहाटी हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, असम वगैरह गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाते हैं, पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स एक ही कोर्ट में जाते हैं। क्लियर है? डन सर। इंडिविजुअल को रिलीफ चाहिए ना भैया, रेमेडीज चाहिए अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है, हमको रिलीफ चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो भैया हम रिट फाइल करेंगे आर्टिकल 226 के तहत। 214 देखा, 226 देखा और 227 देखा। ये कहां पे देखा हमने? हाई कोर्ट में देखा है ना। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट है। 22 जुलाई को ये एस्टैब्लिश हुआ था 1862 में। ठीक है, याद रखना है, बस जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है। तो हाई कोर्ट में हमने देखा 214, हमने देखा 227 और हमने एक और देखा जो है 226। तो ये 3 आर्टिकल नंबर तुमने हाई कोर्ट में देखा, 3 आर्टिकल नंबर तुमने सुप्रीम कोर्ट में देखा। अब चलते हैं सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, ये हाई कोर्ट के अंदर आता है। यहां पे तुमने जो देखा कि 2 अलग अलग कोर्ट्स को बांट दिया गया, समझ लो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को याद रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज जो है ना, सिविल जज ये डील करेगा सिविल लॉ मैटर्स में। सिविल लॉ मैटर्स में कौन डील करेगा? सिविल जज डील करेगा। मतलब सर डिस्प्यूट्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। कोई डैमेजेस है उसमें क्लेम चाहिए भैया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट आ गया है, ये सब कौन देखेगा? सिविल जज देखेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशंस ये नाम दिया गया है। सिविल जज तो तुमने देख लिया, सिविल जज ही नाम है, बट क्रिमिनल कोर्ट का केसेस जो हाई कोर्ट में जाना है उसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। तो कोर्ट ऑफ सेशंस जो है ना, ये डील करेंगे क्रिमिनल मैटर्स के साथ में। ये सिविल जज होता है, इतना तुम ध्यान में रखना, इतना याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब पैसों के मामले में, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में मनी मनी मतलब पैसों का जुरिस्डिक्शन कैन ट्राई सूट्स केसेस वेल्विंग नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीस। मतलब सर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, आप जाओ, लेकिन जहां पैसों की बात है ना, 2 करोड़ तक का भैया वहां आपको देखना होगा। कहां? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हो। 2 करोड़ तक का कोई भी क्लेम है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी झगड़े हैं, 2 करोड़ तक का आप डिस्प्यूट करने के लिए या क्लेम लेने के लिए भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा सकते हो। उसका लिमिटेशन है, मतलब पैसों के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, वो 2 करोड़ से ऊपर का केसेस डील नहीं कर सकता। फिर बोल रहा है कोर्ट्स को, कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द एरियाज कवर्ड बाय देम। अरे एक बात बताओ, मैं जिस एरिया में रहता हूं, मेरे एरिया में कोई चोरी चकारी हुई, कोई मारपीट हुई, मेरे एरिया का पुलिस स्टेशन उस झगड़े को देखेगा ना, उस चोरी चकारी मारपीट को देखेगा ना। वैसे ही बोला गया कोई कोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट का उसका जुरिस्डिक्शन, उसका एक एरिया है, उसका एक दायरा है, उसी दायरे के अंदर कुछ हुआ तो वो कोर्ट संभालेगा, उसके बाहर का दूसरा डिस्ट्रिक्ट संभालेगा। अच्छा, केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टीज रिसाइड। कोई भी केस है उसमें कैसे डीलिंग होगी? पार्टी जहां रहते हैं, भैया एक बात बताओ, मैं अगर रहता हूं मान के चलो छत्तीसगढ़ में, तो मेरा दूसरा पार्टी जिसके साथ मेरा केस है वो भी छत्तीसगढ़ में रहता है, तो हम दोनों आपस में जाके हमारी डिस्ट्रिक्ट में निपट लेंगे। या फिर हमारी प्रॉपर्टीज, समझ लो हमारी प्रॉपर्टीज कहीं और रहती है। अरे मेरा मेरा झगड़ा हो गया किसी और के साथ में, सपोज एक्स के साथ में, और मेरी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, तो डिस्ट्रिक्ट को पावर कैसे मिलेगी? जहां पार्टी रहती है वहां के हिसाब से पावर मिलती है, या फिर जहां प्रॉपर्टी रहती है उसके हिसाब से पावर मिलता है। प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। तो केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स, जिसमें पार्टीज रहती है या फिर जिसमें प्रॉपर्टीज सिचुएटेड होती है। कोर्ट्स को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मिलता है उसके एरियाज कवर्ड बाय देम पे। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पैसों के मामले में 2 करोड़ से ऊपर के ज्यादा का सूट ले नहीं सकते। कोर्ट ऑफ सेशंस
क्रिमिनल मैटर्स पे डील करेगा, सिविल जज सिविल लॉ मैटर्स पे डील करेगा, और ये हाई कोर्ट के नीचे आता। डन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ सर, याद हुआ। हाँ सर, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की बात करें ना, तो ये एस्टैब्लिश किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। सर ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन सी होती है? जहां की आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है। जिस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एस्टैब्लिश होता है, लेकिन विथ कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ही होता है। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक अलग कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। अब अगर तुमको आसान भाषा में समझाऊं मैं, तो मेरे को एक बात बताओ, क्लास का जो मॉनिटर है, क्लास का जो मॉनिटर है वही स्कूल का हेड बॉय बनेगा नेक्स्ट ईयर, ये अगर बोला गया है, तो क्लास के मॉनिटर को ही हम स्कूल का हेड बॉय बनाएंगे, ये तो डिसाइडेड है। ऐसा ही बोला गया। या फिर तुम समझ लो, क्लास के मॉनिटर में जो पावर है वही पावर हेड बॉय के पास रहेगा, ऐसा मैं कह लूं। अगर समझने के लिए आसान भाषा में तुम ऐसा समझ लो, इनके पास जो पावर है वही पावर मेरे पास रहेगी। इसी चीज को समझाने के लिए दो पोजीशंस का यूज किया गया है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो रहेंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो रहेंगे, उनके पास पावर रहेगी एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। भैया जुडिशियल के पास जो पावर है वही पावर मजिस्ट्रेट के पास रहेगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है हैज पावर्स एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरा बोल रहा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है उनका पावर रहेगा एज कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देखो यहाँ पे दो 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 पोजीशंस की बात हो रही है, एक चीफ और एक विदाउट चीफ। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगी एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगी एज कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सर ये क्लास का क्या चक्कर है? ये क्लासिफिकेशन है मजिस्ट्रेट्स का। जैसे पुलिस का होता है ना, 1 सितारा 2 सितारा 3 सितारा, वैसे ये क्लासिफिकेशन है मजिस्ट्रेट्स का। क्लियर है क्या? कब एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ एस्टैब्लिश हो सकता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पावर और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पावर एज कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। क्लियर है सर? हमारे चैप्टर खत्म हुआ, क्या तुमको समझ में आया? ये छोटी सी समरी मैंने दी है। 3 हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, 3 हमने हाई कोर्ट में देखा। तुमको याद आसानी से हो जाएगा। 32, 126, 141, 214, 226, 227। क्लियर है? डन 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 सर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मेरा कंसर्न ये था IRF को पढ़ाते वक्त कि मैं वन शॉट के साथ साथ में तुमको याद करा दूं। मेरा कंसर्न था तुमको रिमेम्बर कराने का, तो मैंने इसलिए काफी टाइम लिया। वरना वन शॉट तो सर 1 घंटे में भी निपटाया जा सकता है अगर मैं इसको अपने लेवल पे आऊं तो। बट तुमको अगर याद होगा नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। हमेशा याद रखना, याद करना तो पड़ेगा सर सीए में। तुम सीए स्टूडेंट हो, तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ याद हमको होता नहीं। समझ के मार्क्स नहीं देता क्या? मैं तो रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर हूं। मैं व्हाट इज अ मशीन को समझ के अच्छे से बता सकता हूं। बट सर वो फर्स्ट आया था क्योंकि उसको मशीन का डेफिनेशन तो छोड़ो, उसने आसान भाषा सरल भाषा में समझाई, बट बुक्स का डेफिनेशन उसको याद था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो भैया अगर वो एग्जाम में अपने मन से लिख के आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बुकिश लैंग्वेज तो चाहिए सर। सिंपल है, तो सिंपल तरीके से ही समझ लो कि याद तो करना पड़ेगा। और याद करने के लिए जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना डिस्ट्रैक्टेड कम रहोगे, जितना ज्यादा पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे, दूसरी चीजों पे ध्यान कम रखोगे, उतना ज्यादा चीजें याद रहेगी। याद रख के सर लिख के आना है, उसके बाद तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज सीए बन गए तो क्या टैक्स के प्रोविजंस याद है? नहीं। क्लाइंट आता है, बैठता है सामने, उसको इतना समझा देते हैं कि भैया देख भैया हमको आता है, हम तेरा काम करके दे देंगे। क्लाइंट के जाने के बाद बुक खोला, प्रोविजन देखा, क्लाइंट को फोन किया, हाँ सर ऐसा ऐसा कर लेंगे, फीस अपनी ये रहेगी। समझ आ रहा है क्या? ये एक जर्नी है बेटा जिसमें अभी तुम हो सीए की। इस जर्नी को क्लियर अप करो, याद करके करो, पास हो जाओ, उसके बाद याद रखने के लिए कोई तुमको बोलेगा नहीं। बट अभी तो याद करना पड़ेगा। क्लियर है सर? डन सर। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना देखा, सराहा, इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।